एपिसोड का आगाज वहीं से होता है जहां पे पिछले एपिसोड का इख्तिताम हुआ था। सलाहुद्दीन अय्यूबी एचसिस और उल्फा के साथ ग्रिगोर और उसके साथियों की जानिब दौड़ पड़ते हैं। काफी देर तक दौड़ लगाने के बाद उनकी तलवारें आपस में टकरा जाती हैं। उन सब के दरमियान एक जबरदस्त लड़ाई शुरू हो जाती है। दोनों तरफ के लश्करों की नजरें उन पर जमी होती हैं। सलाहुद्दीन अय्यूबी और ग्रिगोर एक दूसरे पर ताबड़तोड़ हमले करते हैं। ग्रिगोर कहता है, तुम्हारे खिलाफ सिर्फ मैं ही नहीं हूं सलाहुद्दीन, तुम्हारे खिलाफ मेरा भाई गैब्रियल और उस्ताद आजम के रूहें भी हैं। तुम अपनी पूरी फौज के साथ भी मुझे नहीं हरा सकते। तो सलाहुद्दीन अय्यूबी कहते हैं, फौज की जरूरत नहीं है, मैंने उस्ताद आजम और गैब्रियल दोनों को मारा, मेरी ताकत तुमको उनके पास भेजने के लिए काफी है। ये कहते साथी वो उसे पीछे धकेल देते हैं। लड़ाई फिर से शुरू हो जाती है। उनके साथी भी एक दूसरे पर हमले कर रहे होते हैं। लड़ते लड़ते उल्फा अपने मध्य मुकाबिल की तलवार गिराने में कामयाब हो जाता है और फिर एक जबरदस्त वार से उसे जख्मी कर देता है। एचसिस भी जबरदस्त अंदाज से मुकाबला कर रहे होते हैं और कुछ देर के मुकाबले के बाद उनका मध्य मुकाबिल भी अपने हथियार खो देता है। ये देखकर एचसिस भी अपने हथियार जमीन में गाड़ देते हैं और बगैर हथियारों के उसकी जानिब बढ़ते हैं। इधर जंगी महल में सुल्तान नूरुद्दीन जंगी अस्मत खातून से कहते हैं, सरदारों को हमने नहीं बल्कि उनके अपने सिपाहियों ने मारा, रियासत के तमाम लोग इसके गवाह हैं। तो अस्मत खातून कहती हैं, क्या हिकमत के अपने लोगों के सिवा कोई गवाह नहीं, जिन सिपाहियों को हमने अपने हाथों से बड़ा किया वो क्यों सरदारों को मारेंगे। इस पर सुल्तान आगे बढ़ते हुए कहते हैं, क्योंकि वो गद्दार हैं जो आप लोगों के दरमियान घुस आए हैं, वो गहरे और खतरनाक फिरके के रुकन हो सकते हैं। अस्मत खातून कहती हैं, आप जुल्म को रोकने की कोशिश कर रहे हैं, क्या मैं इस पर यकीन करूंगी। तो सुल्तान कहते हैं, तुम्हारे साथ एक बार हुआ है तो मेरे साथ 1000 बार, मेरे महल में और मेरे जिरगे में खून बहा, क्या आप जानती हैं कि ये मेरे लिए कितना भारी है। जिसने भी ये किया मैं उसे तलाश करूंगा, फिर आप समझ जाएंगे कि क्या सही है और क्या गलत। ये सुनकर अस्मत खातून कहती हैं, बरसों पहले भी आपने ऐसी बात की थी, मगर अफसोस के अब मेरा आप पर एतमाद खत्म हो गया है, मैं फिर से बेवकूफ नहीं बनूंगी। तो सुल्तान कहते हैं, अगर तुम उस दिन मुझ पर यकीन करती तो तुम अब मेरे खिलाफ होने के बजाय मेरे साथ होती। अब अपनी जिद की वजह से मुझसे मेरे भाइयों का खून ना बहाओ। हम जब इतने सालों के बाद इत्तेहाद के इतने ज्यादा करीब हैं तो लैदगी को ज्यादा ना बढ़ाओ। जो अस्मत खातून जमीन पर पड़े हुए खंजर की जानिब देखते हुए कहती हैं, मैंने अपने आखिरी अल्फाज कह दिए सुल्तान नूरुद्दीन। ये कहते साथ ही वो चली जाती हैं और सुल्तान खंजर की जानिब देखते हुए बहुत परेशान हो जाते हैं। उधर मैदानी जंग में दो जबरदस्त जंगजू यानी कि ग्रिगोर और सलाहुद्दीन अय्यूबी एक दूसरे पर ताबड़तोड़ हमले कर रहे होते हैं और काफी देर के हमलों के बाद आखिरकार सलाहुद्दीन अय्यूबी का एक वार ग्रिगोर को जख्मी कर देता है। एचसिस और उल्फा भी ग्रिगोर के साथियों को दोनों शुरू कर देते हैं और कुछ देर की धुलाई के बाद आखिरकार एचसिस अपने मध्य मुकाबिल की गर्दन तोड़ डालते हैं और फिर अपनी तलवारें लहराते हुए अल्लाहु अकबर का नारा बुलंद करते हैं। तो पूरा मैदान जंग यानी कि सारे का सारा लश्कर अल्लाहु अकबर के नारे बुलंद करने लग जाता है। मुसलमानों का जोश पहले से कहीं गुना बढ़ चुका होता है। इस मंजर को देखकर लियोनार्ड और उसके साथियों को बहुत गुस्सा आता है। उल्फा भी अपने मध्य मुकाबिल को जहन्नुम वासिल कर देता है। अपने दोनों साथियों के मर जाने के बाद ग्रिगोर काफी परेशान दिखाई देता है, जबकि उल्फा तलवार बुलंद करते हुए कहता है, फतह के लिए फतह के लिए। जो अब सारा मुसलमान लश्कर बुलंद आवाज से कहता है, फतह के लिए फतह के लिए। सलाहुद्दीन अय्यूबी ग्रिगोर से कहते हैं, तुम्हारे पंख टूट गए हैं और अब अस्कलान मेरा होगा जब तुम्हारा सर गिरेगा। इस पर ग्रिगोर कहता है, मैं तुम्हें उस अस्कलान से मिलवाऊंगा जिसे तुम बहुत चाहते हो, लेकिन सिर्फ तुम्हारी लाश को ताकि उसे दीवारों पर लटकाया जाए। ये कहते साथ ही वो फिर से सलाहुद्दीन अय्यूबी पर हमला आवर होता है और सलाहुद्दीन अय्यूबी उसके जोरदार हमले से पीछे गिर जाते हैं, मगर अगले पल उसके हमले से बचते हुए फिर से खड़े हो जाते हैं। उठते साथ ही सलाहुद्दीन अय्यूबी इतनी रफ्तार के साथ ग्रिगोर पर हमले करते हैं कि बुगलाहट में उसके हाथ से तलवारें गिर जाती हैं और सलाहुद्दीन अय्यूबी लात मारकर उसे पीछे धकेल देते हैं। अपनी मौत सामने देखकर ग्रिगोर लश्कर की जानिब देखने लग जाता है। फिर सलाहुद्दीन अय्यूबी जैसे ही उसकी जानिब बढ़ने लगते हैं तो वहां पे पहुंचने वाले उमर मल्लाह कहते हैं, रुक जाओ रुक जाओ। ये सुनते साथ ही सबके कदम वहीं के वहीं रुक जाते हैं और उमर मल्लाह उनके करीब पहुंचकर कहते हैं, अब ये जंग खत्म हुई। ये कहते साथ ही वो तेजी से सलाहुद्दीन अय्यूबी के पास जाते हैं और सलाहुद्दीन अय्यूबी पूछते हैं, आप ये जंग क्यों रोक रहे हैं। जवाब उमर मल्लाह कहते हैं, क्योंकि हमारे दरमियान एक बड़ी जंग छिड़ गई है, जिरगे में आने वाले तमाम सरदारान को महल में मार दिया गया है, बोरो आगे बढ़ने के लिए तैयार हैं और तमाम कबाइल ने ऐलान जंग कर दिया है। ये सुनकर सलाहुद्दीन अय्यूबी बहुत परेशान हो जाते हैं। उधर हम देखते हैं कि अस्मत खातून अपनी बहन के साथ आगे बढ़ते हुए कहती हैं, सरदार के सिपाही को भी ले चलते हैं ताकि इसकी लाश उनके सामने ना रहे। इसलिए मैं वहां पे पहुंचने वाली मलका कहती है, सालों पहले जिस शाम से अलग हुए वहां जंग के लिए आई हो। जवाब अस्मत खातून कहती है, नूरुद्दीन जंगी से पूछो, वो वही था जब बरसों पहले उसने जंग छेड़ी थी। तो सुल्ताना कहती है, ऐसा लगता है कि सालों से तुमने सुल्तान नूरुद्दीन के बारे में कुछ नहीं बुलाया। ये सुनकर अस्मत खातून उनकी जानिब बढ़ते हुए कहती है, उन दिनों से मुझ में सिर्फ एक चीज रह गई है, वो दुश्मनी है। मेरे यहाँ आने की वजह भी यही है, तुम फिक्र ना करो। ये कहते साथ ही वो अपनी बहन के साथ महल से निकल जाती है। उधर सलाहुद्दीन अय्यूबी उमर मल्लाह से कहते हैं, जब यह मुसीबत मेरी तलवार की नोक पर है तो इसे तबाह करके मुझे अस्कलान को हासिल करने की जरूरत है। उमर मल्लाह कहते हैं, कुछ ऐसे हैं जो न सिर्फ रियासत पर हमला करते हैं बल्कि आप पर भी हमला करते हैं। उमर मल्लाह की बात सुनते साथ ही सलाहुद्दीन अय्यूबी उस समय को याद करते हैं जब कुछ नामालूम लोगों ने उनकी करारगाह पर हमला किया था। इस ख्याल के बाद सलाहुद्दीन अय्यूबी कहते हैं, जिन्होंने मेरी करारगाह पर घात लगाकर हमला किया, इसलिए मैं ग्रिगोर तलवार उठाते हुए कहता है, सलाहुद्दीन तुम्हें नहीं रुकना चाहिए था, अब तुम मुझसे मजीद कुछ नहीं ले सकते। फिर उमर मल्लाह से कहता है, चलो बूढ़े मैदानी जंग को जंगजू पर छोड़ दो। आप जो एक चीज कर सकते हैं वो ये है कि एक तरफ हटकर खुदा से दुआ करें। मगर उमर मल्लाह उसकी बात को नजरअंदाज करते हुए सलाहुद्दीन अय्यूबी से कहते हैं, उन गद्दारों की वजह से जो हमारे दरमियान घुस आए हैं आलम इस्लाम खतरे में है। उन गद्दारों को खत्म किए बगैर ना तो हम अस्कलान और ना ही किसी और हदफ की तरफ बढ़ सकेंगे। उनकी बातें सुनने के बाद सलाहुद्दीन अय्यूबी आगे बढ़ते हुए कहते हैं, मैंने ये जंग खत्म कर दी है। जवाबन ग्रिगोर कहता है, लेकिन मैंने नहीं की, इसलिए मैं वहां पे पहुंचने वाला बादशाह बाल्दन कहता है, तुमको रुकना होगा ग्रिगोर। इस पर ग्रिगोर तलवार का रुख उसकी तरफ करते हुए कहता है, आप मुझे नहीं रोक सकते। तो बादशाह बाल्दन घोड़े से उतरकर आगे बढ़ते हुए कहता है, इन्हें एक दूसरे के साथ लड़ने दो, जब तुम इन्हें तबाह होते हुए देख सकते हो तो क्या तुम अस्कलान खोना चाहते हो। इस पर ग्रिगोर चिल्लाते हुए कहता है, अगर आप अभी चले जाए तो मैं ये जंग जीत जाऊंगा। तो बादशाह बाल्दन कहता है, मैं तुम्हारी वजह से अस्कलान को नहीं कहूंगा, अगर तुम पीछे नहीं हटते तो तुम्हें मुझसे पहले लड़ना पड़ेगा। ये कहते साथ ही बादशाह बाल्दन तलवार निकालते हुए उसके सामने जाग खड़ा होता है। ये मंजर देखकर सलाहुद्दीन अय्यूबी कहते हैं, तुम्हारी तलवारें गिर गई हैं ग्रिगोर, तुम मौत के मुंह से वापस आए हो। इस जंग का यहाँ रुकना तुम्हारी निजात है, लेकिन मत समझना कि मैंने तुम्हें छोड़ दिया है। जवाबन ग्रिगोर कहता है, मैं अपना गुस्सा और इंतकाम नहीं भूलूंगा, अपनी मौत का इंतजार करो सलाहुद्दीन। उधर महल से वापस आने के बाद अस्मत खातून अपनी फौज से कहती हैं, मैंने कहा था कि अगर गुरूब आफ्ताब तक जिंदा ना आए तो हमला कर देना। मैं जिंदा वापस आ गई, लेकिन ऐलान जंग के साथ। अब हम वापस जा रहे हैं, जरूरी तैयारियां करके अपने सरदार का बदला लेने वापस आएंगे। हम वापस आएंगे उन तमाम कबाइल के साथ जिनके सरदारों को मार दिया गया है। हम ऐसी ताकत के साथ वापस आएंगे कि जंगी हमसे बच नहीं पाएंगे। उधर महल में शेरको सुल्तान से कहते हैं, मेरे सुल्तान बोरो पीछे हटके। तो सुल्तान कहते हैं, ताहम खतरा भी नहीं टला, अस्मत खातून तमाम कबाइल को जमा करेगी, होशियार रहो, किसी भी वक्त हमला हो सकता है। तो नसरुद्दीन कहता है, फिर हम क्यों इंतजार कर रहे हैं, उनके हमला करने से पहले हम हमला कर देंगे। जवाबन सुल्तान कहते हैं, सरदारों को महल में मार दिया गया और जाकर कबाइल पर हमला कर दे। हाँ, हमारा काम जिन्होंने सरदारों के साथ ऐसा किया उनको ढूंढना चाहिए, कबाइल को साबित करना है कि जो कुछ हुआ हमने नहीं किया, वरना भाइयों का खून बहेगा। सलाहुद्दीन की कोई खबर है, यहाँ हर तरफ अफरा तफरी मच गई है और वो अभी भी जंग के पीछे है। तो मेरे सफहानी कहते हैं, सिपाहियों को काम पर लगा दिया है सुल्तान, जहाँ होंगे बहुत जल्द पता चल जाएगा। इसके साथ ही सुल्तान नसरुद्दीन को रोककर बाकी सबको वहाँ से भेज देते हैं। उधर अस्मत खातून अपनी बहन और सिपाहियों के साथ कबीले के बाहर पहुंचती हैं तो उन्हें अपने कबीले में सिपाहियों की लाशें ही लाशें लटकी हुई दिखाई देती हैं। ये मंजर देखकर उनकी बहन कहती है, हमारे सिपाहियों को मार डाला। जवाबन अस्मत खातून कहती है, दुश्मन ने कबीले पर हमला किया है, चलो। इसके साथ ही वो सब तलवारें बेनियाम करते हुए कबीले में दाखिल होते हैं। हर तरफ सिपाहियों की लाशें और सन्नाटे के अलावा कुछ नहीं होता। जबकि नाज़रीन हम देखते हैं कि अस्मत खातून की लाश के पास एक शख्स ढोल बजा रहा होता है और दूसरा शख्स घोड़े पर सवार झूम रहा होता है। इनमें बिल्कुल मंगोली जैसी झलक दिखाई दे रही है। इधर लाशें देखते हुए अस्मत खातून की बहन कहती है, हमारे सिपाहियों को एक एक करके लटका दिया, आस पास कोई नहीं है, ये किसने किया बहन। इसके
साथ ही वो उस मुकाम पर पहुंचती है जहाँ पे रक्स हो रहा होता है। इस मंजर को देखकर उन्हें बहुत गुस्सा आता है और वो तलवार बेनियाम करते हुए पूछती है, तुम कौन हो? जवाब न आने पर उनके सिपाही भी तीर तान लेते हैं और रक्स के बाद घोड़े पर सवार शख्स दोनों बाजू फैलाते हुए कहता है, रोज सातवें आसमान पर पहुंच गई है। ये कहते साथ ही वो अपना चेहरा अया कर देता है और फिर आसमान की जानिब देखते हुए कहता है, मेरे भाई की रूह आसमान पर प्रवास करने पर सवार मौजूद शख्स को देखकर अस्मत खातून और उनकी बहन भाई पुकारती हैं। यानी कि नाज़रीन, अजीब और गरीब हरकतें करने वाला शख्स अस्मत खातून का भाई है जिसका नाम करातेगन है। अपने भाई को देखकर अस्मत खातून बहुत खुश होती हैं और तलवार एकदम से म्यान में डाल लेती हैं। फिर करातेगन एक सिपाही पर पांव रखते हुए घोड़े से नीचे उतरता है और अस्मत खातून के पास जाकर कहता है, कहते हैं कि जब लोग परेशान होते हैं तो वो गम के पहाड़ों तले दब जाते हैं। जब भेड़िए परेशान होते हैं तो वो मैदान की तरफ भागते हैं। अपने भाई को खोने के गम ने मेरी रूह तक को उदास कर दिया है और मैंने पहाड़ों को छोड़ दिया ताकि मैं आपके साथ एक वसी मैदान जंग में शरीक होकर इंतकाम ले सकूं। तो अस्मत खातून कहती हैं, लेकिन तुम अब तक अपनी पुरानी आदतों के साथ मुखलिस हो। हम मुसलमानों की दुआओं के साथ अपने भाई को दफन करने जा रहे थे। तो करातेगन कहता है, जरूर करें, आप दफन कर सकती हैं। हर कोई अपने मजहब की पैरवी में आजाद है। मैंने तो अपने भाई को अलविदा कहा और अपने मजहब के मुताबिक जन्नत में भेज दिया। तो नाज़रीन, करातेगन इनका भाई है और मुसलमान नहीं है। उसकी दूसरी बहन पूछती है, आपने हमारे सिपाहियों को क्यों मारा? इस पर करातेगन हंसते हुए कहता है, सिपाही? कहाँ है सिपाही? फिर चारों तरफ देखते हुए कहता है, कहाँ है सिपाही? क्या वो सिपाही है? बताओ, क्या तुम इन्हें सिपाही कहती हो? जो लोग अपने सरदार की हिफाजत नहीं कर सके वो जहन्नुम के काबिल ही है। मेरे पास मेरे जंगजू हैं, वो हमारे लिए काफी होंगे। मेरी बहन परेशान ना हो। फिर अस्मत खातून से पूछता है, आपने नूरुद्दीन जंगी को अब तक कत्ल क्यों नहीं किया? जवाब में अस्मत खातून कहती हैं, उन्होंने कहा कि उन्होंने ऐसा नहीं किया, वो तहकीकात करेंगे और मैं इस वक्त के दौरान तमाम सरदारान को जमा करूंगी। असल जंग तो अब शुरू होगी। इस पर करातेगन कहता है, मेरी ये अकेली तलवार ही एक फौज की तरह मजबूत है। आपसे हम अपने इंतकाम के लिए आपके हुक्म पर अमल करेंगे। इधर नसरुद्दीन सुल्तान से पूछता है, आप मुझसे सवाल क्यों कर रहे हैं? तो सुल्तान कहते हैं, अगवा करने वाले की शनाख्त का अब तक मालूम नहीं हो सका। इस पर नसरुद्दीन कहता है, ऐसा लगता है कि वो सोना लेकर काम करने वाले डाकू हैं। सुल्तान उठकर आगे बढ़ते हुए कहते हैं, लेकिन कोई भी डाकू नूरुद्दीन जंगी के दीवान में मौजूद सरदारान को मारने की हिम्मत नहीं कर सकता। यह सुनकर नसरुद्दीन कहता है, मेरा फिदाइयों से कोई लेना देना नहीं, ऐसी किसी भी तंजीम से भी कोई लेना देना नहीं। जवाबन सुल्तान उसके पास आकर कहते हैं, शायद आपको ये भी नहीं मालूम कि आप किसके साथ काम कर रहे हैं और किसके साथ नहीं। शायद उनको मालूम हो, उनसे पूछें। अब से तुम अपनी हर सांस के साथ मेरी नजर को खुद पर महसूस करोगे। मैं साई की तरह तुम्हारा पीछा करूंगा। अगर सरदारान को कत्ल करने वाले तुम्हारे आदमी निकले तो वो राज भी तुम्हें मुझसे बचाने के काबिल नहीं होगा, क्योंकि कोई भी गद्दार की बातों पर यकीन नहीं करेगा। नाज़रीन, इसके बाद हम देखते हैं कि सलाहुद्दीन अय्यूबी उमर मल्लाह और अपने साथियों के साथ कारगाह के खेमे में दाखिल होते हैं, जहां पे उन्हें मेज में गड़ा हुआ खंजर दिखाई देता है। खंजर को देखते साथ ही एसिस कहते हैं, वो हमें धमकी दे रहे हैं, वो समझ गए हैं कि हम उनके पीछे जाएंगे। तोहफा पूछता है, क्या वो फिदाई हैं? इस पर सलाहुद्दीन अय्यूबी कहते हैं, कोई सुराग नहीं है। उमर मल्लाह कहते हैं, लेकिन कातिल उन्हीं में से लगता है, हमें यकीनी तौर पर यह मालूम करने की जरूरत है। इस पर सलाहुद्दीन अय्यूबी कहते हैं, सिपाही जिन्होंने सरदारान को मारा वो बताएंगे कि वो कौन है। सिपाहियों की लाशें कहाँ हैं? जवाब उमर मल्लाह कहते हैं, दमिश्क के शिफाखाने में। तो सलाहुद्दीन अय्यूबी कहते हैं, हम उन पर जो इलामतें तलाश करेंगे वो तमाम मामला हल कर देंगे। हम शिफाखाने जाएंगे, हमें एक ऐसे खतरे का सामना है कि करीब तरीन लोग भी उनमें से ही निकल सकते हैं। ये कहते साथ ही वो सब खेमा छोड़ जाते हैं। उधर हम देखते हैं कि जंगल में एक शख्स सोया होता है। इसलिए सफेद लिबास में मलबूस से खूबसूरत खातून उसके सर पर हाथ रखती है। हाथ महसूस करते साथ ही वो शख्स एकदम से जाग जाता है और उस खातून को देखने लग जाता है। वो खातून खड़े होकर हाथ उसकी जानिब बढ़ाती है। इस पर वो शख्स जैसे ही उस खातून का हाथ थामने लगता है तो वो खातून वहां से चली जाती है। वो शख्स भी उस खातून का ताकुब करता है। एक आवाज गूंजती है, हकीकत की तरफ भागो, अपनी आंखें खोलो, पहाड़ों के बुजुर्ग ने जिसने तुम्हें नवाजा है उस जन्नत में दाखिल हो जाओ। पानी, दूध, शहद और शराब से बहने वाली नहरों से पियो, हजारों नेमतों का मजा चखो। भागते भागते आखिरकार वो खातून उस शख्स की नजरों से ओझल हो जाती है। आवाज मजीद गूंजती है, मश्क अंबर के खुशबू वाली, रोई जैसे नरम जिस्म वाली, उनसे मिलो जो हुस्न में बेमिसाल है। एक बार फिर वो खातून उस शख्स के सामने आ जाती है और मुस्कुराकर देखने के बाद एक बार फिर आगे बढ़ जाती है। आवाज मजीद गूंजती है, ये इनाम है उन फिदाइयों के लिए जिन्होंने अपने आप को पहाड़ों के बुजुर्ग के लिए वक्फ किया। मैं चारों तरफ के मालिक खुदा का साया हूँ, नाउजुबिल्लाह नाउजुबिल्लाह। वो शख्स भी उस खातून के पीछे पीछे भागता रहता है। आवाज आती है, जमाने और वक्त के डोर मेरे हाथ में, मैं हर जगह हूँ जहाँ तुम देखो लेकिन तुम मुझे देख नहीं सकते, नाउजुबिल्लाह नाउजुबिल्लाह। काफी देर के बाद वो शख्स उस मुकाम पर पहुंचता है जहाँ पे उस खातून के साथ और बहुत सारी खूबसूरत लड़कियां बैठी होती हैं और एक आवाज आती है, मैं वो हूँ जो जिंदगी बख्शता है और मौत देता है। एक इशारे के साथ मैं मुर्दा रूहों को जिंदगी की तरफ वापस लाता हूँ। जन्नत में मेरी बेशुमार रहमतें हैं और जहन्नुम में नाखत्म होने वाला अजाब। मेरे रास्ते में मरने वाला फिदाई जन्नत में कभी मायूस नहीं होगा। इसके साथ वो शख्स आगे बढ़ता है और लड़कियों के करीब पहुंचकर जमीन पर गिर जाता है। तो नाज़रीन, उस शख्स का ख्वाब होता है और वो एक कमरे में जमीन पर लेटा होता है। इसलिए हमें एक शख्स के छूने से उठकर बैठ जाता है और पूछता है, जन्नत कहाँ है जन्नत? फिर पूरी तरह से जब उस शख्स को आंखें खोलकर देखता है तो एकदम से कहता है, अफंदी अफंदी। तो नाज़रीन, ये कैरेक्टर जिसको शायद ही कभी कोई भूल सकता है, क्योंकि ये है नोयान, जिसका कैरेक्टर था अतल गाजी में, और वहाँ पे हम इसे नोयान के नाम से जानते थे। यहाँ पे ये एक नए लेकिन एक और खतरनाक कैरेक्टर के साथ दिखाया जाएगा। नोयान और सलाहुद्दीन अय्यूबी का एक बार फिर आना सामना होगा। ये पीछे जो कुछ भी बोला गया वो इसी शख्स के अल्फाज थे। वो शख्स उठकर आगे बढ़ता है और अपने तख्त पर विराजमान हो जाता है। उसका तख्त बोसीदा लकड़ियों के साथ बना होता है। वो हाफिज दाएं और बाएं तरफ खड़े होते हैं और इस शख्स के आदमी भी बिल्कुल वैसे दिखाई देते हैं जैसे रेहानी के आदमी थे। वो शख्स कहता है, जन्नत पहाड़ों के मालिक के मातहत है, हम जन्नत के रास्ते की पैरवी करने वालों को अपने साथ लेते हैं जबकि वो जमीन पर होते हैं। हमारी राह में जो मारे और मारे जाए हम उनको उसमें डालेंगे हमेशा के लिए जन्नत में। आज मैंने बड़ी क़यामत का ऐलान कर दिया है, जब तक मैं दुनिया पर हुक्मरानी करूंगा हम अपने साथ खड़े होने वालों पर रहमत की बारिश करेंगे और गज़ब उन लोगों पर जो हमारे खिलाफ खड़े हैं। ये सुनकर ख्वाब देखने वाला शख्स कहता है, अफंदी अफंदी मैं जन्नत में जाना चाहता हूँ, मुझे दोबारा जन्नत में भेज दें। जवाबन फिदाइयों का सरबराह रसीउद्दीन सन्नान कहता है, जन्नत उनके लिए है जिन्होंने पहाड़ों के मालिक के लिए अपनी जान खतरे में डाली हूँ, वो हमेशा के लिए उस जन्नत में जा सकते हैं। फिर अपने सिपाहियों की जानिब देखते हुए कहता है, मैं आपसे जन्नत का वादा करता हूँ। उसके ये कहते साथ ही उसके सिपाही अपने आप को मार डालते हैं और सन्नान उस शख्स की जानिब देखते हुए पूछता है, क्या जन्नत के लिए आप कोई भी कीमत अदा करने को तैयार हैं? जवाबन वो शख्स कहता है, मैं तैयार हूँ अफंदी। इसके साथ ही वो सन्नान के सामने सजदा करता है। उधर रेहानी अपने कमरे में बहुत परेशान और बेचैन होता है, इसलिए मैं नसरुद्दीन वहाँ आता है। उसे देखकर रेहानी पूछता है, सुल्तान नूरुद्दीन ने आपसे क्या पूछा? जवाबन नसरुद्दीन कहता है, वो सब कुछ समझ गया है। उसने उन आदमियों के दरमियान ताल्लुक को देखा जिन्होंने मुझे बचाया और उन लोगों को जिन्होंने सरदार को कत्ल किया। वो समझ गया था कि वो तुम्हारे आदमी थे। तो रेहानी परेशान होते हुए पूछता है, क्या आपने मेरा नाम सुल्तान नूरुद्दीन को बताया? यह सुनकर नसरुद्दीन उसे गिरबान से दबोचते हुए कहता है, तुम कब से मेरे साथ हो? तुमने मुझे कभी किसी आदमी को भेजते हुए देखा है? फिर रेहानी कहता है, सलाहुद्दीन और ग्रिगोर के दरमियान जो जंग छिड़ी थी वो उससे पीछे हट गए हैं। इस पर नसरुद्दीन पूछता है, तुम ये कैसे जानते हो? जवाबन रेहानी कहता है, हमारे पास हर जगह आंखें और कान है। एक अहम मसला है, उन सिपाहियों की लाशें जिन्होंने सरदार को हलाक किया वो शिफाखाने में। सलाहुद्दीन उनकी जांच करके तफ्तीश शुरू करेगा। नसरुद्दीन कहता है, अगर सलाहुद्दीन ने लाशों का जायजा लिया उसे कोई सबूत मिल जाएगा और वो बेनकाब करेगा कि हम इसके पीछे थे। इस पर रेहानी कहता है, हम ऐसा नहीं होने दे सकते, हमें उन लाशों को गायब करना चाहिए। तो नसरुद्दीन गुस्से से कहता है, फिर यहाँ क्यों खड़े हो? सुल्तान की नजरें हर वक्त मुझ पर हैं। सलाहुद्दीन से पहले वहाँ जाओ और उन लाशों को तलब कर दो। ये सुनते साथ ही रेहानी वहाँ से भाग पड़ता है। अगले मंजर में हम देखते हैं कि रेहानी अपने सिपाहियों के साथ शिफाखाने के बाहर पहुंचता है तो वहाँ खड़े सिपाही उसके रास्ते में हायल हो जाते हैं। ये देखकर रेहानी कहता है, मैं यहाँ सिपाहियों की लाशें लेने आया हूँ, हम उन्हें उनके कब्ले भेज देंगे। ये सुनकर सिपाही कहता है, हमें सुल्तान की तरफ से कोई हुक्म नहीं मिला। जवाबन रेहानी कहता है, मैं इस रियासत का अमीर हूँ, मैं तुमसे झूठ क्यों बोलूंगा, खोलो। मगर सिपाही साफ साफ इनकार कर देता है। ये देखकर रेहानी अपने आदमी से कहता है, मेरे फिदाइयों छोड़ दो
पहाड़ों के बादशाह की खातिर। इसके साथियों सब पल भर में सब सिपाहियों को मार डालते हैं। और नाज़रीन अब आप समझे होंगे कि रेहानी खुद बेफिदाई है, ना तो ये सुल्तान के साथ वफादार है और ना ही नसरुद्दीन के साथ, बल्कि ये तो सन्नान का आदमी है। तमाम सिपाहियों को मारने के बाद रेहानी अपने साथियों से कहता है हमें सलाहुद्दीन के आने से पहले लाशों को तलब कर देना चाहिए। इसके साथ वो लाशें ठिकाने लगाने लग जाते हैं। इधर सलाहुद्दीन अय्यूबी अपने साथियों और अमीर अय्यूब के साथ शिफाखाने की जानिब बढ़ रहे हैं। शिफाखाने के अंदर रेहानी लाशों को देखते हुए अपने आदमियों से कहता है लाशों को पिछले दरवाजे से जल्दी निकालो। ये सुनते साथियों उसके सिपाही तेजी से काम में लग जाते हैं। इधर सलाहुद्दीन अय्यूबी अपने साथियों के साथ शिफाखाने के बाहर पहुंच जाते हैं और किसी मुहाफिज को ना देखकर पूछते हैं जब अंदर इतनी ज्यादा हम लाशें हैं तो मुहाफिज क्यों नहीं है। जवाब अमीर अय्यूब कहते हैं मलिक हज़रत मुहाफिज यहाँ पर थे। ये सुनते साथी सलाहुद्दीन अय्यूबी एकदम से कहते हैं हो सकता है कोई बात हो। इब्राहिम पारस होशियार है। ये कहते साथ वो इब्राहिम और पारस को छोड़कर बाकी सबके साथ आगे बढ़ते हैं और शिफाखाने में दाखिल हो जाते हैं। फिर सीढ़ियां चढ़ते हुए कहते हैं वो क्या रहा है, अंदर कोई नहीं है। शेर को भी वहां पहुंचते हुए पूछते हैं मलिक हज़रत क्या बात है। जवाब सलाहुद्दीन अय्यूबी कहते हैं हम लाशों की तफ्तीश करेंगे लेकिन आसपास कोई मुहाफिज नहीं है। अंदर कुछ आवाजें सुनकर उमर मल्लाह एकदम से कहते हैं अंदर लोग हैं। ये सुनते साथियों सब तलवारें बेनयाम करते हुए अंदर दाखिल हो जाते हैं और अगले पल सलाहुद्दीन अय्यूबी की तलवार अमीर रेहानी के गले पर होती है जो दूसरी जानिब मुंह किए सलाहुद्दीन अय्यूबी की तलवार अमीर रेहानी के गले पर होती है और वो रेहानी से कहते हैं अपनी गर्दन घुमाओ। डरते डरते रेहानी पीछे मुड़ता है और उसे देखते साथ ही सलाहुद्दीन अय्यूबी और सब हैरान रह जाते हैं। सलाहुद्दीन अय्यूबी पूछते हैं आप यहाँ क्या कर रहे हैं। जवाब रेहानी कहता है उन्होंने हमारे जंगजू को मार डाला। सलाहुद्दीन अय्यूबी पूछते हैं जंगजू की लाशें कहाँ हैं। तो रेहानी घबरा जाता है और कहता है वो उन्हें ले गए। फिर शेर को पूछते हैं आप यहाँ क्या कर रहे हैं। सलाहुद्दीन अय्यूबी भी मजीद सवाल करते हुए कहते हैं वो लाशें ले गए और आप अभी तक यहाँ हो। हाँ आप यहाँ क्या करने आए थे। तो रेहानी का चेहरा बिल्कुल मुरझा जाता है और उसे कोई जवाब नहीं मिलता। मगर इसलिए रेहानी के सिपाही वहाँ पहुंचते हुए कहते हैं अमीर हज़रत हमने हर जगह देख लिया है, हम लोगों को नहीं पकड़ सके जो लाशें लेकर गए हैं। ये सुनते साथ ही सलाहुद्दीन अय्यूबी तलवार नीचे कर लेते हैं और रेहानी कहता है हमले की इत्तला मिलते साथ ही हम यहाँ आ गए मगर अफसोस के हमने पकड़ ना सके। काफी देर तक शक की निगाहों से देखने के बाद सलाहुद्दीन अय्यूबी कहते हैं सरदारों को मारने वालों को बेनकाब करने का वाहिद रास्ता जंगजू की लाशें थी। उन्होंने हमारे हाथ बांध दिए। मगर इसलिए हमें शेर को कुछ सोचते हुए कहते हैं अस्मत खातून जंगजू की लाश जिसने उसके भाई को कत्ल किया था वो उसकी लाश के लिए ले गए थे। वो जंगजू सबसे पहला काम करने वाला। ये सुनकर रेहानी परेशान हो जाता है और सलाहुद्दीन अय्यूबी कहते हैं हम फौरन कबीले जाएंगे। वो इशारा जो हमें लोगों तक लेकर जाएगा जिन्होंने ये किया मैं अपने आदमियों के साथ बोरो कबीले जाऊंगा। अगर वो दुश्मन के तौर पर अपनी तलवारें खींचते हैं तो हम उन्हें उनकी ज़बान में जवाब देंगे। ये कहते साथ ही सलाहुद्दीन अय्यूबी जैसे ही पलटते हैं तो उमर मल्लाह आहिस्ते से उनके कान में कहते हैं आप जरूरी तैयारियां करें और हम इस मामले के लिए उलमाए किराम को जमा करेंगे और इस इज्तिमा के लिए आपको खबर भेजेंगे। ये सुनते साथ ही सलाहुद्दीन अय्यूबी अपने साथियों के साथ आगे बढ़ जाते हैं। जबकि कुछ देर रेहानी को देखने के बाद उमर मल्लाह भी चले जाते हैं। नाज़रीन इसके बाद हम देखते हैं महल में सुल्ताना तीरंदाजी कर रही है। इसलिए हमें बहरा वहां पे आकर कहती है क्या आप अस्मत खातून के पीछे भाग रही हैं। जवाबन सुल्ताना तीर छोड़ते हुए कहती है अपने बुरे मुंह से जहर मत फैलाओ। इस पर बहरा कहती है जहर भी महल में था, वो जहर जो सुल्तान और उनके खातून के दरमियान आ गया। आप कैसे जान सकती हैं कि सुल्तान अपनी पिछली औरत पर नहीं फिदा होगा। जवाबन सुल्ताना कहती है अपना मुंह देखो बदइखलाक, तुम सुल्तान के बारे में ऐसी बात नहीं कर सकती। उनके पास सिर्फ एक खातून है और वो मैं हूँ और मैं आपसे ताकतवर खातून हूँ। घटिया ज़बान सर कटवा सकती है जान लो। बहरा कहती है आपका सर एक पतली रस्सी पर है, देखते हैं कि आप कितनी देर तक अकेली खातून रहती हो। ये कहते साथ ही बहरा आगे बढ़ती है तो सुल्ताना एकदम से तीर उठाकर उसके कान के बिल्कुल पास से निशाने पर दे मारती है जिससे बहरा काफी ज्यादा खौफजदा और गुस्से में दिखाई देती है। सुल्ताना कहती है तीर कमान से निकल चुका है, आप सब जान लें कि मेरा निशाना खता नहीं जाता। उधर अस्मत खातून और अमीर मंसूर अपने अपने घरवालों के साथ मौजूद होते हैं और अस्मत खातून अमीर मंसूर से कहती हैं हमने जंगियों से जंग का ऐलान कर दिया है, आपको अब से जंगियों की जमीन में नहीं रहना चाहिए, अपने लोगों को लेकर हमारे कबीले में आबाद हो ताकि हमारा इत्तेहाद गालिब हो। इस पर अमीर मंसूर कहता है आपने दुरुस्त कहा अस्मत खातून, आपके साथ मुत्तहिद होना हमारे लिए भी शर्फ की बात है। यह सुनकर सुरैया खातून एकदम से कहती है यहाँ आबाद होने का मतलब है कि एक तरफ का इंतखाब करना, हम उस जंग में कोई फरीक नहीं चुन सकते जहाँ रिश्तेदारों का खून बहाया जाएगा, हमें हमारे कबीले जाने दो। जवाबन करातेगन कहता है अमीर मंसूर अगर आपकी बेटी यहाँ आपकी जगह बोलेगी तो आप इसका लहंगा पहनकर अपने खेमे में रहें, आप यहाँ क्यों हो, हम इससे बात कर लेते हैं। ये कहते साथ ही वो जोर जोर से कहकर लगाता है और मजीद कहता है अब से जो लोग जंगियों का पानी पीते हैं जो उनकी हवा में सांस लेते हैं वो हमारे दुश्मन है, इसे ज़हन नशीन कर लें, हमारी दोस्ती पे एतमाद रखें और हमारा इंतखाब करें या हमारी दुश्मनी से डरते रहें। तो अस्मा खातून कहती है जंगियों ने हमें अपनी जमीन और हमारे खलील से महरूम कर दिया, अगर हम इस जंग में कोई फरीक चुनेंगे तो हम आपको चुन लेंगे। ये सुनकर अस्मा खातून कहती है दीगर कबाइल के सरदारों के आने पर जरूरी तैयारियां की जाएंगी। जिस जंग का हमने खंजर कौम का ऐलान किया है वो तलवारों से शुरू होगी, इसलिए हमें उन्हें ढोल बजने की आवाज सुनाई देती है और सलाहुद्दीन अय्यूबी अपने साथियों के साथ कबीले में दाखिल होते हैं। अस्मत खातून और बाकी सब खेमे से भागते भागते बाहर आते हैं और करातेगन कहता है मैं इसे जानता हूँ, ये सलाहुद्दीन है। ये सुनते साथ ही अस्मत खातून सिपाहियों को आवाज देती है तो सिपाही उन सबके सामने जा खड़े होते हैं। अमीर मंसूर को देखकर सलाहुद्दीन अय्यूबी पूछते हैं आपके यहाँ क्या काम है। जवाबन अमीर मंसूर कहता है दुश्मन का दुश्मन दोस्त होता है। सलाहुद्दीन अय्यूबी सुरैया खातून की तरफ देखते हैं तो वो नफी में सरी लाती है। फिर अस्मत खातून कहती है क्या आप नहीं जानते कि हमारे दरमियान खून है, आप हमारे कबीले में क्यों आए हैं। तो सलाहुद्दीन अय्यूबी कहते हैं मैं यहाँ दुश्मन बनकर नहीं आया, मैं यहाँ ये जानने के लिए हूँ कि इसका जिम्मेदार कौन है। इस पर करातेगन कहता है तुम हमसे बर्तर कैसे हो सकते हो, अपने घोड़ों से उतरकर बात करो फिर मैं तुम्हारा ख्याल रखूंगा। उसका रवैया देखकर ऐसे कहते हैं ये शैतान शख्स कौन है। फिर पारस कहता है तुम जैसे घटिया लोगों की बात से हम अपने घोड़ों से नहीं उतरते समझे। ये सुनते साथी करातेगन उसके पास जाता है और उसके घोड़े से प्यार करते हुए कहता है ना उतरो, मैं जानता हूँ कि तुम लोगों को कैसे उतारना है। ये कहते साथ ही वो पारस के घोड़े को काट डालता है। पारस की जमीन पर गिरते साथ ही सब घोड़ों से उतर जाते हैं और पारस शदीद गुस्से में उसकी जानिब बढ़ता है। सलाहुद्दीन अय्यूबी करातेगन से कहते हैं तुम उन पर कैसे हमला कर सकते हो जो तुम्हारे पास दुश्मन बनकर नहीं आते बेगैरत। जवाबन करातेगन कहता है मेरा भाई भी तुम्हारे महल में दुश्मन बनकर नहीं आया था लेकिन तुम लोगों ने उसे कत्ल कर दिया, बेगैरती तुम लोगों ने की। माहौल देखकर अस्मत खातून कहती है तलवारों को खामोश रहने दो और पीछे हट जाओ। सलाहुद्दीन अय्यूबी कहते हैं उन्होंने सिपाहियों को तबाह कर दिया जिन्होंने आपके सरदारों को मार डाला। ये मालूम करने के लिए कि ये किसने किया वाहिद हल आपके सिपाही हैं। मैं जंगजू की तहकीकात करूंगा जिसने आपके भाई को मारा था, उसके छोड़े के निशानात हमें उस गद्दार की तरफ लेकर जाएंगे जिसने ये सब किया। जवाबन अस्मत खातून कहती है अगर तुम नूरुद्दीन जंगी के मुंह बोले अल्फाज बोलते रहोगे तो यहाँ से चले जाओ, हमारे दरमियान कोई गद्दार नहीं है। इस पर सलाहुद्दीन अय्यूबी कहते हैं क्या आपको मालूम है कि ये खतरा कितना बड़ा हो सकता है जो हमारी तरफ बढ़ रहा है। मैंने खुद को इस रास्ते पर डाल दिया है। जवाबन करातेगन कहता है फिर अपना सर हमें दे दो ताकि हम तुम्हें आजाद कर सकें। ये सुनकर सलाहुद्दीन अय्यूबी कहते हैं अगर तुम्हारी नियत इस दुश्मनी को खत्म करने के लिए खून बहाना है मैं भी खून बहाऊंगा, अगर सर लेना चाहते हो तो मैं तुम्हारे सरों से पहाड़ बना दूंगा, हमें मजबूर मत करो कि हम अपनी नियत बदलें। तो अस्मत खातून कहती है तुम्हारी तलवार तो दूर की बात, हम नूरुद्दीन जंगी की तलवार से भी नहीं डरते सलाहुद्दीन, जाओ और जहाँ देखना चाहते हो देख लो, हमने जो देखना था देख चुके हैं और जो कहना था कह चुके हैं। ताहम अगर तुम्हारी नियत अपने भाई के खून को छुपाने की है तो फिर जान लो कि हम ऐसे किसी भी झूठ पर यकीन नहीं करेंगे। इसके साथ ही सब पुरसकून हो जाते हैं। उधर महल में सुल्तान शेर को और रेहानी से कहते हैं जब अस्मत खातून ने ऐलान जंग कर दिया है तो तुम सलाहुद्दीन को कबीले में अकेले जाने की इजाजत कैसे दे सकते हो शेर को। जवाबन शेर को कहते हैं मेरे सुल्तान अपने सिपाहियों के साथ जाना चाहते थे। फिर सुल्तान कहते हैं वो हमारे दारुल शिफा में दाखिल हुए और लाशें उठाकर ले गए, मुझे उस वक्त तक सुकून नहीं मिलेगा जब तक कि हम उन तारीख हथकंडों को तलाश करके काट नहीं देते। ये सुनकर उमर मल्लाह कहते हैं वो जो भी हूँ वो आलम इस्लाम के खिलाफ गद्दारी का खंजर घोंप रहे हैं, आपको सियासी सतह पर इत्तेहाद के लिए लड़ना होगा ताकि वो आलम इस्लाम से दूर ना हो जाए और सलाहुद्दीन उनको फौजी सतह पर खत्म करने के लिए जो भी जरूरी है वो करेगा। तो सुल्तान कहते हैं इन सब मुश्किलात के दौरान अगर अस्मत खातून और कबीले के लोग हमला करने की कोशिश करते हैं खास तौर पर सलाहुद्दीन पर तो मैं उन्हें माफ नहीं करूंगा। उधर बोरो कबीले में करातेगन अपने सिपाहियों के पास बैठा होता है और उसका एक सिपाही रक्स कर रहा होता है, ढोल बज रहा होता है, करातेगन झूम रहा होता है और कहता है इंतकाम की रूहें जमीन की साथी जैसे आ रही हैं, तैयार रहो, जैसे ही सलाहुद्दीन निकलेगा हम उसे पकड़ लेंगे। उधर खेमे में हम देखते हैं कि सलाहुद्दीन अय्यूबी लाश का जायजा ले रहे होते हैं और कहते हैं ये जख्म खुद लगाया गया है, ये वो पहले शख्स है जिसने हरकत की। फिर खंजर को गौर से देखते हुए कहते हैं ये फिदाइयों का काम हो सकता है। इस पर अजीज पूछते हैं क्या आप ये कह रहे हैं कि ये
ये किलोल मौत वाले फिदाइयों में से एक हैं, वो काफी अरसे से खामोश हैं। ये कौन लोग हैं? तो सलाहुद्दीन अय्यूबी खंजर की जानिब देखते हुए कहते हैं 9-6-96 फिदाई अलमौत फिदाई हशशीन भी हैं। तो पारस पूछता है आपको इस खंजर से कैसे पता चला कि ये वो लोग हैं? जवाबन सलाहुद्दीन अय्यूबी खंजर पर लिखे हुए हिंसू को पढ़ते हुए कहते हैं 976-976 शेखुल जबल। तो पारस एकदम से पूछता है मलिक हजरत ये क्या है? जवाबन सलाहुद्दीन अय्यूबी कहते हैं पहाड़ों का बुजुर्ग, ये हशाशी तंजीम है जो अलमौत से अलग हुई। पहाड़ों का बुजुर्ग इनका सरबराह है। अलमौत फिदाई अपने खंजर पर इस तरह के निशान नहीं लगाते, वो उसे एक दूसरे को जानने के लिए और अपने पैरोकारों को जानने के लिए इस्तेमाल करते हैं। मुझे मालूम हो गया है कि वो कौन है। पहाड़ों के बुजुर्ग नामी सरबराह को तलाश करो। उधर पहाड़ की गार में बैठा हुआ सिनान कहता है मैं पहाड़ों का बुजुर्ग हूँ, मैं आग, पानी, हवा और मिट्टी का मालिक हूँ, नाउज़ बिल्लाह। जबकि रेहानी उसके सामने मौजूद होता है और सिनान मजीद कहता है जब तक मैं नहीं चाहता पानी उन्हें गर्क नहीं करेगा और जब तक मैं नहीं चाहता आग उन्हें नहीं जलाएगी। ये कहते साथ ही वो गुस्से में हाथ तख्त पर दे मारता है तो उसके सामने मौजूद रेहानी अंगारों पर से चलता हुआ उसकी जानिब पड़ता है। रेहानी को काफी ज्यादा तकलीफ होती है मगर वो नहीं रुकता और बिल्कुल जाकर उसके सामने खड़ा हो जाता है। फिर कहता है मैं इन पहाड़ों के आका के लिए अपनी जान भी कुर्बान कर सकता हूँ। ये कहते साथ ही उसके सामने बैठकर उसका चौका चूमता है तो सनान कहता है तुम भी वैसे ही जिंदगी गुजारोगे जैसे हम गुजार रहे हैं। उधर सिपाही का मुआयना करने के बाद सलाहुद्दीन अय्यूबी खेमे से बाहर निकलते हैं और आगे बढ़ते हैं। फिर अस्मत खातून और बाकी लोगों से कहते हैं हमने मामले की छानबीन की है, जिसने आप लोगों को मारा है वो हशशीन थे, यहाँ तक कि आपके सिपाही भी हशशीन फिदाई हैं। यह सुनकर अस्मत खातून कहती हैं ये एक खौफनाक इल्जाम है। फिर वहाँ पहुंचने वाला करातेगन कहता है क्या तुमने मुर्दों को आसमान से वापस बुलाया और फिर उनसे बातें पूछी? जवाबन सलाहुद्दीन अय्यूबी कहते हैं हमने ये उन खंजरों के निशानात से समझा जिनसे सबको कत्ल किया गया। करातेगन मजीद कहता है क्या तुमने सोचा कि हम तुम्हारे इस बहतान पर यकीन कर लेंगे क्योंकि तुम्हारे पास इल्म और हिकमत है? हमारे दरमियान कोई हशशीन मौजूद नहीं है, सिपाहियों पकड़ लो इन्हें। यह सुनते साथ ही दोनों तरफ के सिपाही गुत्तम गुत्ता हो जाते हैं और सबके हथियार एक दूसरे की गर्दन पर होते हैं। इसके साथ ही करातेगन के एक सिपाही तलवार लेकर सलाहुद्दीन अय्यूबी की जानिब बढ़ता है तो सलाहुद्दीन अय्यूबी उसका बाजू काट डालते हैं, जिससे दोनों तरफ के सिपाहियों में गर्मा गर्मी मजीद बढ़ जाती है और सलाहुद्दीन अय्यूबी तलवार का रुख करातेगन की जानिब करते हुए कहते हैं मैं हर वो हाथ काट दूंगा जो हमारी तरफ बढ़ा और हर वो सर काट दूंगा जो हमारे खिलाफ उठा। यह सुनते साथ ही करातेगन तलवार निकालकर हमला करने लगता है मगर अस्मत खातून उसे रोक देती है और कहती है हम इनसे अभी लड़ाई नहीं कर सकते, सब्र रखो, लड़ाई के लिए सही वक्त का इंतजार करो। यह सुनते साथ ही करातेगन मजबूरन पीछे हट जाता है और अस्मत खातून सलाहुद्दीन अय्यूबी से कहती है हम किसी ऐसी निशानी पर यकीन नहीं रखते जो हमने ना अपनी आंखों से देखी हो और ना अपने कानों से सुनी हो। बेकार कोशिश ना करो, जल्दी सतरान यहाँ होंगे। और जंग जहानी सनान के सामने बैठा होता है और सनान कहता है हमने उनके सरदारों की जाने उनके महल में ली, अब वो एक दूसरे को मार डालेंगे और आखिर में वो सिर्फ हमारा हुक्म मानेंगे। क्या तुम कोई खुशखबरी लाए हो? तो रेहानी कहता है सलाहुद्दीन हर कदम पर छानबीन करने की कोशिश कर रहा है, मैंने उन सिपाहियों के मुर्दा जिस्मों को भी खत्म कर दिया है लेकिन वो उन सिपाहियों का सुराग लगाने बोरो कबीले गया है। तो सनान कहता है सलाहुद्दीन के पास इल्म है, वो जानता है कि वो अपने इल्म से हमारे सुराग तक पहुंच सकता है लेकिन हम अंदरूनी इल्म के मालिक हैं। जब वो ये सोच रहा होगा कि वो हमें जाहिर कर देगा हम उसे मस्जिद गिरोह से बांध देंगे। इस पर रेहानी कहता है हमारे दुश्मनों का सरदार नूरुद्दीन जंगी, वो नसरुद्दीन को रास्ते से हटाने की कोशिश में है, बज़ाहिर उसे हम पर शक है। जवाबन सनान कहता है जो चीज नूरुद्दीन को ऐसा करने से रोक रही है वो नसरुद्दीन के पास मौजूद वो राज है और वो राज जो भी है वो हर चीज की चाबी है। हमें पहले नसरुद्दीन को इस बात पर कायल करना होगा कि वो इस रास्ते पर्दा उठा दे, फिर जंगियों की जमीन पर क़यामत बर्पा हो जाएगी। हम उसकी खातून से शुरू करेंगे। ये सुनकर रेहानी कहता है उसके और अस्मत खातून और कबाइल के दरमियान जंग अभी शुरू नहीं हुई है। जवाबन सनान कहता है सबसे खतरनाक चीज प्यार है, क्या अस्मत खातून के प्यार की उस राग से नूरुद्दीन जंगी भड़क उठेगा? तो रेहानी कहता है हमारे आका बेहतर जानते हैं। सनान मजीद कहता है सबसे अच्छी चीज भड़कना है, अगर अस्मत खातून हमला नहीं करती तो फिर हम नूरुद्दीन जंगी पर हमला कर देंगे। नाज़रीन इसके बाद हम देखते हैं कि सुरैया खातून सलाहुद्दीन अय्यूबी के पास आकर कहती है मैं यहाँ आना नहीं चाहती थी मगर बाबा के हुक्म पर आना पड़ा, मैंने एक बार इंतकाम की तलवार गिराई थी सलाहुद्दीन, अगर अब वो आपके खिलाफ जंग भी करेंगे तो भी मैं आप पर हमला करने के लिए तलवार नहीं उठाऊंगी। तो सलाहुद्दीन अय्यूबी कहते हैं इस सब के पीछे हशशीन का हाथ है, मैं उनको बेनकाब करूंगा और इस दुश्मनी को खत्म करूंगा। तो सुरैया खातून कहती है हम उन्हें अक्सर देखा करते थे जब हम फातिमियों के साए में रहते थे, मैं एक ऐसी चीज के बारे में जानती हूँ जो शायद आपकी मदद करेगी। जवाबन सलाहुद्दीन अय्यूबी कहते हैं वो बहुत ज्यादा खतरनाक है, मैं आपकी जिंदगी खतरे में नहीं डाल सकता, बस आप अपने आप को इस फितने और बुराई से बचाएं, मेरे लिए यही बहुत होगा। ये सुनकर सुरैया खातून कहती है आपका घोड़ा आपको हर जगह हिफाजत से ले जाए, आपकी सियाह तलवार हमेशा तेज रहे, आपके पंख हमेशा मजबूत हो, अल्लाह आपको हमेशा पर उम्मीद रखे। ये सुनते साथ ही सलाहुद्दीन अय्यूबी घोड़े पर सवार होकर वहां से रवाना हो जाते हैं। उधर अस्कलान में हम देखते हैं कि सोफिया ग्रिगोर का जख्म दाग रही होती है तो ग्रिगोर कहता है ये आग मुझे जला रही है। जवाबन सोफिया कहती है सलाहुद्दीन ने बहुत गहरा जख्म दिया है इसलिए ज्यादा तकलीफ हो रही है। तो ग्रिगोर कहता है ये ठीक हो जाएगा जब मैं उसकी जान लूंगा। जबकि सनान चेहरे पर चादर डाले हुए बुलंदी से अस्कलान की जानिब देख रहा होता है। लियोनार्ड ग्रिगोर से कहता है मैदानी जंग में आपने उसे क्यों छोड़ दिया जबकि आप उसे मार सकते थे। ये सुनते साथ ही ग्रिगोर से एक जोरदार थप्पड़ रसीद करता है और कहता है क्या तुमने खुद नहीं देखा बेवकूफ आदमी, मैं लड़ने जा रहा था, अगर वो मलून बादशाह ना पहुंचा होता, मेरा दिल इस लोहे से भी ज्यादा मजबूत है। इसके साथ ही ग्रिगोर की नजर सनान पर पड़ती है तो वो उसे देखने लग जाता है मगर जैसे ही ग्रिगोर के सामने से कोई गुजरता है तो सनान पीछे से गायब हो जाता है और ग्रिगोर हैरानी से खड़ा हो जाता है। उसकी नजरें मुसलसल उसी तरफ टिकी होती हैं। अगले ही मंजर में ग्रिगोर अपने कमरे में दाखिल होता है और जब वो सर उठाकर देखता है तो तख्त पर सन्नान चारा ढांपे हुए बैठा होता है। ये देखकर ग्रिगोर चिल्लाते हुए कहता है तुम कौन हो और अंदर कैसे आए? जवाबन सन्नान उठकर आगे बढ़ते हुए कहता है आसमान के नीचे, जमीन के ऊपर, हर जगह मेरे कब्जे में है। तो ग्रिगोर गुस्से से कहता है लेकिन तुम्हारे पास मेरी तलवार से बच जाने के लिए कोई जगह नहीं होगी। ये कहते साथ ही वो दोनों तलवारें निकालकर उस पर हमला करता है मगर सन्नान उसकी दोनों तलवारें पकड़ लेता है। ग्रिगोर फिर से पूछता है तुम कौन हो? ये मंजर देखकर ग्रिगोर मजीद परेशान होता है और पूछता है तुम हो कौन? मगर नाज़रीन हम देखते हैं कि सन्नान के हाथ पर कोई जख्म नहीं होता और खून का एक कतरा भी नहीं बहता। ये देखकर ग्रिगोर की परेशानी में मजीद इजाफा हो जाता है और सन्नान कहता है मैं जमीन पर कादिर मतलब का साया हूं। ग्रिगोर पूछता है तुम मुझसे क्या चाहते हो? जवाबन सन्नान कहता है मैं कुछ नहीं चाहता, मैं तो अता करता हूं, मैं यहाँ तुम्हें तुम्हारा इंतकाम देने आया हूं। अगर तुम वो नहीं करते जो मैं कह रहा हूं तो मुसलमान एक दूसरे के जान के दुश्मन नहीं होंगे और सलाहुद्दीन तुम्हें इस जंग में नीज़ तो नाबूद कर देगा, तुम अस्कलान भी खो दोगे। ग्रिगोर पूछता है क्या सलाहुद्दीन पीछे हट गया है? जवाबन सन्नान कहता है मैंने मौत को अस्कलान से पीछे भेज दिया है और ये जंगी शहर की तरफ चली गई है, अब तुम भी मेरे साथ उनके शहर पर हमला करोगे। तो ग्रिगोर कहता है मैं ये नहीं कर सकता, अगर मैं शहर पर हमला करने के लिए काफी मजबूत होता तो मैं ये बहुत पहले ही कर चुका होता। सन्नान कहता है हम इसके लिए काफी मजबूत हैं, तुम्हारे सिपाही शहर में मेरे फिदाई की मदद से दाखिल होंगे और शहर को जन्नम बना दिया जाएगा। तो ग्रिगोर कहता है मैं इंतकाम के लिए कुछ भी कर सकता हूँ लेकिन क्या होगा अगर बाद में जंगी अपनी पूरी ताकत से मुझ पर हमला करेंगे। इस पर सन्नान कहता है फिक्र ना करो, तुम वाहिद नहीं होगी जिस पर इसके बाद इल्जाम लगाया जाएगा, कबाइलों पर भी इसका इल्जाम लगाया जाएगा, वो तुम्हारे बारे में सोचेंगे ही नहीं और वो सब एक दूसरे के दुश्मन होंगे। अकलमंदी से सोचो, सलाहुद्दीन के बारे में ज्यादा ना सोचो। जब दमिश्क आग में जल रहा होगा तब सलाहुद्दीन मेरे हाथ में होगा। उधर विक्टोरिया बादशाह बादन से पूछती है आप ग्रिगोर को कैसे रोक सकते हैं, वो सलाहुद्दीन को मार सकता था। तो बादन कहता है जब मैं वहां पहुंचा तो ग्रिगोर सलाहुद्दीन के घेरे में था और वो किसी जंगली जानवर की तरह जख्मी था, अगर मैं उसे ना रोकता तो सलाहुद्दीन उसे मारकर अस्कलान ले जाता। विक्टोरिया कहती है ग्रिगोर ने कोई मंसूबा बनाया होगा और मैं आपको यकीन दिलाती हूँ कि ये आपकी तरह बुज़दिलाना मंसूबा नहीं होगा। यह सुनकर बादशाह बादन गुस्से से खड़ा हो जाता है और विक्टोरिया की जानिब बढ़ते हुए कहता है तुम बेवकूफ हो, बिल्कुल अपनी मां की तरह विक्टोरिया, तुम सियासत के बारे में कुछ नहीं जानती। जब मुसलमान ही एक दूसरे से नफरत कर रहे हो, जब मुसलमान ही आपस में एक दूसरे के जान के दुश्मन हो तो खुद लड़ना एक हिमाकत है। जवाबन विक्टोरिया कहती है क्या मैं सियासत के बारे में कुछ नहीं जानती? सियासत तो यह है कि जब हमारे दुश्मन आपस में लड़ रहे हैं तो बजाय इसके कि हम आराम से बैठकर उन्हें आपस में लड़ता हुआ देखें, हमें इस आग को मजीद भड़काना चाहिए, तब आप जानोगे कि असली सियासत क्या होती है। ये कहते साथ ही वो गुस्से में वहां से चली जाती है। नाज़रीन इसके बाद हम देखते हैं कि सलाहुद्दीन अय्यूबी और उनके साथी घोड़ों पर सवार पर
रफ्तारी के साथ आगे बढ़ रहे हैं। इसलिए हमें एक तीर उनके सामने आ लगता है, जिसकी वजह से वो सब घोड़ों से उतर जाते हैं। सलाहुद्दीन अय्यूबी आगे बढ़कर तीर का जायजा लेते हैं। फिर एचिस से कहते हैं तुम यहाँ इंतजार करो। तो एचिस कहते हैं आप लोगों पर भरोसा नहीं किया जा सकता, हम आपको अकेले नहीं छोड़ सकते। जवाबन सलाहुद्दीन अय्यूबी कहते हैं उमर मल्ला हमें अहम मालूमात फराहम करेंगे, मैं उनके पास जाऊंगा, तुम वैसा ही करो जैसा मैंने कहा। उधर जंगल में सन्नान आग लगाए बैठा होता है, इसलिए सलाहुद्दीन अय्यूबी वहां पहुंचते हैं और सन्नान को देखते साथ ही घोड़े से उतरकर उसके पास आते हैं। फिर पूछते हैं उमर मल्ला कहाँ है? उन्होंने कहा था कि वो इस रास्ते पर किसी उलमा के साथ आएंगे। जवाबन सन्नान कहता है तुम इस रास्ते पर किसी उलमा के लिए आए हो, लेकिन तुम्हारा हर रास्ता एक सच की तरफ जाता है जो मैं हूँ। इसके साथ ही उसके आदमी इधर उधर से निकलकर सलाहुद्दीन अय्यूबी को घेर लेते हैं। तो सलाहुद्दीन अय्यूबी एकदम से कहते हैं अच्छा। सन्नान उठ खड़ा होता है और मजीद कहता है हम अंदरूनी इनके मालिक हैं, जो हमें ढूंढने की कोशिश करता है या हल करने की कोशिश करता है वो हमेशा के लिए खो जाता है। अब से तुम इस पहाड़ों के आका के कैदी हो और मैं तुम्हारी जिंदगी लूंगा और तुम्हें एक नई जिंदगी दूंगा। इधर जंगी महल में मलका सुल्तान से कह रही है आप कई सालों बाद अस्मत खातून से मिले। तो सुल्तान कहते हैं उसका भाई दीवार में मारा गया इसलिए वो आई। यह सुनकर सुल्ताना कहती है लेकिन उसने आपकी मौजूदगी में आपकी बेइज्जती की। सलाहुद्दीन उनके कबीले गया है, आपको उन्हें इस बेइज्जती की सजा जरूर देनी चाहिए, लेकिन आप आराम से बैठे हैं। जवाबन सुल्तान कहते हैं मक्का में क्या कर सकता हूँ, क्या मैं जाकर अपने भाइयों का खून बहा दूं? तो सुल्ताना कहती है मैं हमारे भाइयों का खून बहाना नहीं चाहती, लेकिन वो इतने सालों बाद यहाँ क्यों आए हैं? अगर उसका कोई और इरादा हुआ तो? जवाबन सुल्तान कहते हैं तुम इस बारे में परेशान ना हो, हम जब कितनी मुश्किलों से गुजर रहे हैं। मलका सुल्तान की बात को कहीं और ले जाने की कोशिश करती है तो सुल्तान भड़क जाते हैं और कहते हैं मैंने नहीं सोचा क्योंकि उनकी फौज हमारे दरवाजे पर है। मलका आपको भी इस बारे में नहीं सोचना चाहिए। मलका मैं तुम्हारे वहम की वजह से सांस भी नहीं ले सकता। तो मलका कहती है मुझे आप पर एतबार है, उस औरत की बात मुझे उम्मीद है कि ये एक बहतान होगा, वरना हकीकी जंग तो तब छिड़ जाएगी। ये कहते साथ ही मलका गुस्से में वहां से चली जाती है। उधर अस्मत खातून अपने भाई और सरदारान के साथ बैठी होती है और कहती है नूरुद्दीन जंगी ने हमारे सरदारों को मार दिया और जब तक उनका इंतकाम नहीं लिया जाता हम एक साथ होंगे। फिर करातेगन कहता है मैं इस दुनिया में तलवार उठाकर भटकने का आदी हूँ, सरदार के मनसब की जिम्मेदारी मेरे लिए मुश्किल है, इसलिए हमारी इत्तेहाद की रहनुमा अस्मत खातून है। ये कहते साथ ही वो अपना खंजर मेज में काट देता है और मजीद कहता है हमारी इत्तेहाद की शुरुआत खून से हो चुकी है, कोई भी इसे तोड़ नहीं सकता जब तक कि उसका खून ना बहे। उसकी अजीब और गरीब हरकतें देखकर सरदार खौफजदा हो जाते हैं और एक सरदार कहता है अस्मत खातून जैसी नेक औरत के साए में और आप जैसे बहादुर के साथ आगे बढ़ना हमारे लिए शर्फ की बात है। ये सुनकर करातेगन मुस्कुराते हुए कहता है तो फिर खाना खाना शुरू करें जो मैंने अपने हाथों से तैयार किया है। इसके साथ ही वो सब खाना खाने लग जाते हैं। इसलिए मैं एक सिपाही वहां पे आकर कहता है शहजादी विक्टोरिया आई है। ये सुनकर अस्मत खातून कहती है उसे विक्टोरिया सिपाहियों के साथ अस्मत खातून के खेमे में दाखिल होती है, जहाँ पे अस्मत खातून उनका भाई और सरदारान बैठे होते हैं। उसे देखकर करातेगन कहता है क्या वो कुत्ता खुद नहीं आ सकता था कि तुम्हें भेज दिया? फिर अस्मत खातून कहती है मैंने तुमसे कहा था कि दोबारा मत आना यहाँ। जवाबन विक्टोरिया कहती है और मैंने भी तुमसे कहा था कि जंगियों पर भरोसा नहीं करना, उन्होंने तुम्हारे सरदार को मार डाला। इस पर अस्मत खातून कहती है वो हमारा अपना मसला है, तुम्हें बात करने का कोई हक नहीं। ये सुनकर विक्टोरिया कहती है मैं यहाँ बात करने नहीं आई, तुम्हारी हिमायत करने की पेशकश करने आई हूँ। अस्मत खातून के पूछने पर और विक्टोरिया की आवाज पर उसके सिपाही सोने से बड़े संदूक लेकर वहां दाखिल होते हैं। जब संदूक खोले जाते हैं तो उनके अंदर सोने की बड़ी मिकदार पाई जाती है। सोने को देखकर साथ ही सरदार हैरान परेशान हो जाते हैं और इतना ज्यादा सोना देखकर सब कहीं न कहीं सोच में पड़ जाते हैं। उधर शेर को मैंने सुल्तान से कहता है बोरो के पास मौजूद जासूस की तरफ से खबर आ रही है, सुलेबी जंगी बोरो के ले गए हैं अस्मत खातून के पास, वो अपने साथ संदूक भी लेकर गए हैं। ये सुनकर सुल्तान कहते हैं क्या वो सुलेबी से मिल चुके हैं, क्या वो एक दूसरे की मदद करेंगे? जवाबन शेर को कहता है मेरे सुल्तान ऐसा ही लगता है। इस पर सुल्तान खड़े होकर उससे कहते हैं मैं यहाँ कोशिश करता हूँ कि हम भाइयों का खून बहाने से बच जाए और वो वहाँ हमारे दुश्मनों के साथ ताउन कर रहे हैं, इसलिए मैं मेरे वहां हैं। तो सुल्तान से पूछते हैं क्या मलिक सलाहुद्दीन कबीले से वापस नहीं आया? जवाब कहते हैं मेरे सुल्तान मलिक सलाहुद्दीन कबीले छोड़ने के बाद खो गया है। ये सुनकर सुल्तान परेशान होते हुए कहते हैं कैसे खो गया, क्या मतलब इस बात का? शायद कबीले वालों ने उसे वाक़ किया हो, अगर कबीले ने ऐसा किया है तो वो इसकी कीमत अदा करेंगे, चलो ढूंढने निकलते हैं, जल्दी करो। उधर विक्टोरिया सरदार अस्मत खातून से कहती है जंगी एक रियासत का नाम है और आप लोग चंद कबाइल, आपके लिए उनके खिलाफ जाना मुश्किल है, अलबत्ता मैं आपको ज्यादा से ज्यादा सिपाही और सोना देकर आपकी मदद कर सकती हूं, इसी तरह आप लोग ये जंग जीत सकते हैं। ये सुनकर सरदार अस्मत खातून से कहता है शायद ये जंग एक मौका है दुश्मन को दोस्ती में बदलने का। इसके साथ ही करातेगन विक्टोरिया के पास आता है और कहता है तुम बहुत बहादुर लड़की हो, लेकिन काश तुम अपने बदमाश भाई को बता देती, मैं तुम्हारी जमीन में बहुत रहा हूं, मैंने आप लोगों के बहुत से साथ लिए हैं, मैंने तुम लोगों का बहुत सोना लिया है, लेकिन ये कहते साथ ही सिपाहियों को मार डालता है और मजीद कहता है मैंने कभी अपनी तलवार नहीं बेची। ये मंजर देखकर सरदार डर जाते हैं। करातेगन कहता है अब अगर दोबारा तुमने ऐसी बात की तो मैं तुम्हारा सोना भी दूंगा और तुम्हारे सिपाहियों को भी चीर डालूंगा और तुम्हें माल गनीमत समझूंगा। उधर सन्नान रेहानी के साथ मौजूद होता है, इसलिए उसके आदमी सलाहुद्दीन अय्यूबी की आंखों पर पट्टी बांध के वहां लाते हैं और घुटने पर बिठा देते हैं। सन्नान और रेहानी अपने बेचारे छुपा लेते हैं। फिर सन्नान के इशारे पर सलाहुद्दीन अय्यूबी की आंखों से पट्टी हटा दी जाती है। सन्नान कहता है हकीकत की जमीन पर खुशामदीद सलाहुद्दीन। तो सलाहुद्दीन अय्यूबी इधर उधर देखते हुए कहते हैं ये झूठ का ठिकाना है, तुम लोगों को अपने झूठे कीदे से ज़्यादा लूट करते हो, अपने कत्ल और खुशी की तरफ धकेलते हो। तो सन्नान कहता है तुम अपने गुस्से की वजह से हकीकत से बेखबर हो, जहन्नम और जन्नत के दरमियान एक पतली सी लकीर है, इसका फैसला तुम करोगे कि तुम्हें कहां दाखिल होना है। जवाब सलाहुद्दीन अय्यूबी कहते हैं तुम सबका अब ठिकाना जहन्नम है, तुम्हारी झूठी हकायत पर सिर्फ वो अंधे यकीन करेंगे जिन्हें हशीश बनाया गया। इस पर सन्नान कहता है हम बातिन यानी कि उन राजों से वाकिफ है जो दुनिया देखने से कासिर है और तुम लोग ज़ाहिर में रह जाने वाले हो, दुनिया पर कुरान वही करेगा जो कायनात के पोशीदा राज़ों की गिरफ्त रखता है। ये हमारे और तुम लोगों के दरमियान लड़ाई है, ये लड़ाई हकीकत है। तो सलाहुद्दीन अय्यूबी कहते हैं अल्लाह हक और सच्चाई को पानी के बुलबुल के साथ मिसाल देता है, बुलबुल चले जाते हैं लेकिन पानी वो बाकी रहता है जिसे इंसान सफेद होते हैं। अगर ये हकीकत की जंग है तो तुम बुलबुल जो खत्म होने वाले हो, हक हमेशा अपनी जगह बरकरार रहता है। इस पर सन्नान कहता है हम सच को निशान जद कर देते हैं जिस्म पर और उनके रूह में फूंक देते हैं, हमारे फिदाई जन्नत की खातिर अपनी जान देने में स्टार्ट नहीं करते। तो सलाहुद्दीन अय्यूबी कहते हैं फिक्र ना करें अनकरीब हक गालिब होगा और बातिल नेस्त नाबूद होगा और फिर सारी हकीकत जाहिर हो जाएगी। ये सुनकर रेहानी कहता है तुम लोग आपस में लड़ते रहो, ये सजा है हमारे मकसद की पैरवी ना करने की, तुम लोग कब होश में आओगे और हमारे पीछे आओगे, इस जंग को रोकने के लिए हमारी पेशकश कबूल करो। फिर सन्नान कहता है जबकि तुम इस रास्ते पर निकले हो हम तुम्हारा साया बनेंगे, तुम अपने पांव पर चलकर हमारे पास आओगे। इसके साथ ही सलाहुद्दीन अय्यूबी उस समय को याद करते हैं जब उन्होंने अपने साथियों से कहा था हशाशीन शुरू से ही मेरा साई की तरफ पीछा कर रहे हैं, उन्हें जाहिर करते साथ ही ये लोग बाहर निकल आए। एचएस के पूछने पर सलाहुद्दीन अय्यूबी ने कहा था अगर ये एक जाल है तो मैं खुद उनके पास जाऊंगा और मुझे वो जगह मिल जाएगी जिसकी हमें तलाश है, वो जानने के बाद हम उनके सारे खेल बिगाड़ सकते हैं। इस ख्याल के बाद सलाहुद्दीन अय्यूबी कहते हैं झूठ की चिंगारी जो तुमने पैदा की है ये आग में नहीं बदलेगी, तुम ये जंग शुरू नहीं कर पाओगे। तो सन्नान उठते हुए कहता है जंग बहुत पहले शुरू हो चुकी है, जब तुम यहाँ होगे दमिश्क मेरी जलाई हुई आग से जलकर राख बन जाएगा और ये आग तुम्हारे और कबाइल के दरमियान जंग छेड़ने के लिए काफी होगी, तुम भी हम जैसे बनोगे। ये कहते साथ ही वो आगे बढ़ता है और सलाहुद्दीन अय्यूबी के सर पर हाथ रखता है। फिर सन्नान अमीर रेहानी से कहता है अब वक्त है कि सलाहुद्दीन को हमारी जन्नत में ले जाएं। ये कहते साथ ही वो रेहानी को एक दुआ देता है। अमीर रेहानी के हाथ को देखते साथ ही सलाहुद्दीन अय्यूबी उस समय को याद करते हैं जब उन्होंने शिफाखाने में रेहानी के हाथ को बिल्कुल इसी अंदाज में देखा था, बिल्कुल वही चाल चलन। सलाहुद्दीन अय्यूबी हक्के बक्के रह जाते हैं और रेहानी आगे बढ़कर कुछ बनाने लग जाता है। सन्नान कहता है तुम्हारी रूह को ये धुआं लपेटेगा और तुम्हारे जिस्म से इस बिगड़ी हुई रूह को निकालकर हकीकत तक ले जाएगा, फिर तुम एक फिदाई बनोगे जो सब कुछ हमारे लिए वक्फ करेगा। इसके साथ ही सलाहुद्दीन अय्यूबी को धुएं के पास बिठा दिया जाता है और सन्नान रेहानी के साथ वहां से चला जाता है। हिफाजत के लिए दो सिपाही खड़े होते हैं। सलाहुद्दीन अय्यूबी असली के साथ छुपाया हुआ चाकू निकालते हैं और रस्सियां काटने लग जाते हैं। इधर जंगी महल के बाहर घोड़ा गाड़ियां खड़ी होती हैं और अमीर अय्यूबी सिपाही से कहते हैं तुम्हारे कबीले और हमारे बीच दुश्मनी आ चुकी है, उन्होंने यहाँ तिजारत के लिए आने की इजाजत कैसे दी? जवाबन सिपाही के बेस पे मौजूद शख्स कहता है तिजारत में ऐसा नहीं होता अमीर साहब। ये सुनकर अमीर अय्यूब सिपाहियों से कहते हैं खोलो ये गाड़ियां, मगर इससे पहले कि सिपाही घोड़ा गाड़ियां खोलते घोड़ा गाड़ियों में बैठे हुए सुलेबी सिपाही और बहुत सारे तुर्क लिबास में मजबूत सिपाही बाहर निकल आते हैं। ये देखकर अमीर अय्यूब चिल्लाते हुए कहते हैं ये एक जाल है, गात है। ये कहते साथ ही उन पर टूट पड़ते हैं। नाज़रीन हम आपको बताते चलें कि हमला करने वाले सुलेबी और फिदाई हैं। इन्होंने ये ऐसे जाहिर किया है कि ये हमला कबाइल ने सुलेबी के साथ मिलकर किया है। एक तरफ शहजादी विक्टोरिया कबीले में गई है और दूसरी तरफ अस्मत खातून भी इंतकाम लेने के लिए सरदारान को जमा कर रही थी। जंगी महल के बाहर एक खौफनाक लड़ाई शुरू हो जाती है। फिदाई और सुलेबी मिलकर सिपाहियों को शहीद कर रहे होते हैं। लड़ते लड़ते अमीर अय्यूब कहते हैं गद्दारों तुम इन काफिरों के साथ मिलकर ऐसा कैसे कर सकते हो? तो उनमें से एक सिपाही कहता है क्या तुम्हें लगता है कि हम अपने सरदारों का इंतकाम नहीं लेंगे? फिदाई अपनी जंगी मार्गों में बहुत आगे दिखाई देते हैं। लड़ते लड़ते अमीर अय्यूब आवाज़ें बुलंद कहते हैं बाकी दाखिल रास्तों की तरफ भागो, वो वहां से दाखिल हो सकते हैं, सुल्तान को खबर भेज दो।
इधर सुल्तान जैसे ही महल छोड़ने के लिए आगे बढ़ते हैं तो वजीर अहमद सुल्तान के पास जाकर कहते हैं मेरे सुल्तान शहर पर हमला किया गया। तो सुल्तान पूछते हैं हमला किसने किया? जवाबन वजीर अहमद कहते हैं कबायली लोगों और सुलेबियों ने। यह सुनकर सुल्तान को बहुत गुस्सा आता है और वो शेर को से कहते हैं मैंने तुम्हें कहा था कि फौज शहर में भेज दो। ये कहते साथ ही सुल्तान आगे बढ़ते हैं तो शेर को कहते हैं मेरे सुल्तान आप महल में ही रहे। जवाबन सुल्तान कहते हैं क्या मैं अपनी जिंदगी के बारे में सोचूंगा जब मेरे अपने लोगों की जाने खतरे में हूं? हर कोई तलवार उठाकर निकले। इसके साथ ही वो सब बाहर की जानिब निकल पड़ते हैं। उधर सलाहुद्दीन ये भी मुसलसल रस्सी काट रहे हैं जबकि धुएं की वजह से उनका सर चकरा रहा होता है। वो बेहोश होने से बचने के लिए बार बार अपने आप को झंझोड़ते हैं और रस्सी कट जाने के बाद वो बेहोश होने का नाटक करते हैं। ये देखकर एक फिदाई आगे बढ़ते हुए कहता है जन्नत का सफर शुरू हो चुका है। ये कहते साथ ही वो जैसे ही सलाहुद्दीन यूबी के पास पहुंचता है तो सलाहुद्दीन यूबी से जहन्नुम वासिल कर देते हैं। ये देखकर उसका दूसरा साथी उन पर हमलावर होता है मगर सलाहुद्दीन यूबी उसके हमले को नाकाम बनाकर उसे मेज पर गिरा लेते हैं। वो सिपाही अपनी ताकत का भरपूर इस्तेमाल करते हुए सलाहुद्दीन यूबी को रोकता है। काफी देर की जोर आजमाई के बाद आखिरकार सलाहुद्दीन यूबी का खंजर उसके गले में घुस जाता है और हिफाजत पर मामूर दोनों सिपाहियों को मारने के बाद सलाहुद्दीन यूबी आगे बढ़ जाते हैं। उधर दमिश्क बाजार में खवातीन कामकाज में मसरूफ होती हैं। इस समय अमीर अय्यूब की बेटी भागती भागती आती है और कहती है शहर पर हमला हो गया है। ये सुनते साथ ही फातिमा खातून तलवार उसकी जानिब उछाल देती है। बाजार की हर एक खातून लड़ाई के लिए तैयार हो जाती है। देखते देखते दमिश्क का पूरा बाजार मैदान जंग का मंजर पेश कर रहा होता है। खवातीन सुलेबियों और फिदाइयों के साथ भरपूर अंदाज में मुकाबला करती हैं। लड़ाई के दौरान सुलेबी सिपाही के एक बार से सुल्ताना जख्मी हो जाती है मगर इसके बावजूद वो उसे जहन्नुम वासिल कर डालती है। अमीर अय्यूब की बेटी भी भरपूर अंदाज में मुकाबला करती है। सुलेबी सिपाही भागती हुई बच्चे को मारने की कोशिश करता है तो सुल्ताना वहां पहुंचकर उसका काम तमाम कर देती है। पूरे बाजार में अफरा तफरी पड़ी होती है। जिसके हाथ में जो आता है वो अपने मद्दे मुकाबिल को दे मारता है। इसलिए हमें सन्नान के सामने ख्वाब देखने वाला सिपाही वहां पहुंच जाता है और बैरा को लड़ते हुए देखता है। फिर उस समय को याद करता है जब गार में सन्नान ने उसे कहा था अपना सर उठाओ तो तुम्हारा पहला वजीफा यह है कि तुम नसरुद्दीन की खातून बैरा को कत्ल करोगे। इस ख्याल के साथ ही वो पीछे से भागता हुआ आता है और खंजर बैरा के पेट में घुसा देता है। ये देखकर सुल्ताना बैरा बैरा पुकारती है मगर बैरा को मारने के बाद वो फिदाई वहां से भाग जाता है और बैरा जमीन पर गिर सुल्ताना अमीरों और सिपाहियों के साथ आगे बढ़ रहे हैं। इसलिए उनका सामना फिदाइयों और सुलेबियों से होता है। मंसूबे के मुताबिक एक फिदाई कहता है हम अपने सरदारों का बदला लेंगे और इस शहर को तबाह कर देंगे। ये सुनते साथ ही सुल्तान कहते हैं हमला करो और वहां पे एक जंग शुरू हो जाती है। जबकि ग्रिगोर सन्नान के साथ पहाड़ी पर खड़े होकर ये सारा मंजर देख रहा होता है। सन्नान कहता है मैंने उनको इनाम दे दिया है अब वो इसका मजा चखेंगे और जहन्नुम का ये मंजर जो आप देख रहे हैं ये पहाड़ों के मालिक का अजाब है। तो ग्रिगोर कहता है आपके पास वाकई में बहुत से साए हैं। क्या होगा अगर कबाइलियों के बेस में आने वाले फिदाइयों को पकड़ लिया जाए और वो ये बता दें कि उन्होंने ये सब आपके हुक्म पर किया है फिर हमारा सारा मंसूबा बर्बाद हो जाएगा। जवाबन सन्नान कहता है फिदाइयों से मैंने जन्नत का वादा किया है। उसके ये कहते साथ ही चार फिदाई अपनी पेट खाई की जानिब कर लेते हैं और अगले पल बगैर कुछ सोचे समझे बगैर किसी खौफ के खाई की तरफ कूद जाते हैं। उसके सिपाहियों की वफादारी देखकर ग्रिगोर और बाकी सब भी चौंक जाते हैं। सन्नान मजीद कहता है मेरे फिदाई पहाड़ों के मालिक के साथ इतना ही प्यार करते हैं जितना आपको इस दुनिया से प्यार है। इधर सुल्तान सुलेबियों को जहन्नुम वासिल कर रहे होते हैं। शेर को अमीर असफहानी और वजीर अहमद भी इस लड़ाई में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेते हैं। शहर का दिफा करते हुए सबकी तलवारें बिजली की रफ्तार से चल रही होती हैं। शेर की फुर्तियां सबसे नुमाया होती हैं मगर सुल्तान का जलवा भी काबिल दीद होता है। वो एक ही हल्ले में कई दुश्मनों को जहन्नुम वासिल कर डालते हैं। उधर सलाहुद्दीन यूबी जंगल में भाग रहे हैं मगर धुएं की वजह से उनका सर चकरा रहा होता है। इसलिए दो फिदाई उन पर हमला कर देते हैं और सलाहुद्दीन यूबी अपनी जान बचाने की कोशिश करते हैं। इसलिए पत्तों के नीचे से और दरख्तों से कूदते हुए दर्जनों फिदाई उन्हें चारों तरफ से घेर लेते हैं और एक फिदाई कहता है तुमने पहाड़ों के मालिक की जन्नत को ठुकरा दिया अब तुम जहन्नुम में जाओगे। मगर नाज़रीन इसके साथ ही वो तीरों के लपेट में आ जाते हैं और जो सलाहुद्दीन यूबी की जानिब बढ़ता है वो तीरों का निशाना बन जाता है। तीर मारने वाले सलाहुद्दीन यूबी के साथी होते हैं जो अगले लम्हे तलवारें लेकर फिदाइयों पर टूट पड़ते हैं। सलाहुद्दीन यूबी के साथियों की तलवारें जिस तरफ भी घूमती हैं फिदाइयों का काम तमाम कर देती हैं। खुद सलाहुद्दीन यूबी भी उनका मुकाबला कर रहे होते हैं मगर कभी वो एक तरफ लड़खड़ा जाते हैं और कभी दूसरी तरफ। एचएस का एक साथी फिदाई पर अंधाधुंध तीर बरसाता है मगर फिदाई की फुर्ती नाकाबिले बयां होती है और वो 4 से 5 तीरों से बचता हुआ जैसे ही पास पहुंचता है तो आखिरकार मारा जाता है। एचएस भी दुश्मनों पर तलवार का विभाग इस्तेमाल कर रहे होते हैं। इधर दमिश्क में सुल्ताना खवातीन से कहती है जख्मियों की मदद करो। फिर सुल्ताना और फातिमा खातून परेशानी के आलम में बैरा को देखने लग जाती हैं। इसलिए नसरुद्दीन और इज्जतुद्दीन भागते भागते वहां आते हैं और नसरुद्दीन सुल्ताना से पूछता है बैरा कहां है मलका खातून? क्या बैरा ठीक है? सुल्ताना के इशारे पर जब नसरुद्दीन देखता है तो उसकी आंखें खुली की खुली रह जाती हैं और सुल्ताना कहती है कबायली सिपाहियों ने इस पर हमला किया। नसरुद्दीन रोते हुए बैरा के पास आता है और चिल्ला चिल्ला कर बैरा बैरा पुकारता है। उसकी आंखें भर आती हैं। उधर हम देखते हैं कि फिदाई सलाहुद्दीन यूबी को मारने के लिए सरतोड़ कोशिशें कर रहे होते हैं मगर उनकी तमाम कोशिशें नाकाम जाती हैं और सलाहुद्दीन यूबी अपने आसपास मौजूद फिदाइयों को मारने के बाद जमीन पर गिर जाते हैं। वो धुंधलाती नजरों के साथ अपने साथियों को लड़ता हुआ देखते हैं। एक फिदाई सलाहुद्दीन यूबी की जानिब बढ़ता है तो ऐसे उसे खींचकर पीछे करते हैं और उसे जहन्नुम वासिल कर देते हैं। देखते ही देखते तमाम फिदाई मारे जाते हैं और सबके पास आने पर सलाहुद्दीन यूबी कहते हैं मैं ठीक हूं। फिर एचएस कहते हैं इन तमाम सालों से दुश्मनों का सुराग लगा रहा हूं और मैंने कभी भी ऐसे बासलाहियत आदमी नहीं देखे जो अपने जाल ऐसे बनाते हैं। ये फिदाई वाकई खतरनाक है। फिर उर्फा कहता है खुशकिस्मती से हम वक्त तक पहुंच गए। तो पारस सलाहुद्दीन यूबी से पूछता है मलिक हज़रत क्या आप ठीक हैं? तो सलाहुद्दीन यूबी कहते हैं फिदाई शाम पर हमला करेंगे और इल्जाम दूसरे कबाइल पर लगाएंगे इससे पहले कि हमारे सुल्तान के बाइयों के खिलाफ जंग छेड़ने मुझे उसे रोकना चाहिए। तो एचएस पूछते हैं मलिक हज़रत क्या आपके पास कोई सबूत है? जवाबन सलाहुद्दीन यूबी कहते हैं जो चीजें मैंने देखी हैं वो सबूत के लिए काफी है। मैं सबको बताऊंगा। मगर इसके साथ ही सलाहुद्दीन यूबी के हाथ से तलवार गिर जाती है और वो बेहोश हो जाते हैं। उनके साथी एकदम से आगे बढ़ते हैं और उन्हें थाम लेते हैं। वो सब काफी ज्यादा परेशान हो जाते हैं। नाज़रीन इसके बाद हम दमिश्क महल में देखते हैं कि जंग के बाद सुल्तान लाशों के पास खड़े होते हैं और अमीर असफहानी कहते हैं हमने सर से पांव तक इन सबका जायजा लिया है मेरे सुल्तान। सुलेबियों कबाइलियों ने हमला किया है। फिर अमीर अय्यूब कहते हैं वो सुलेबियों को इन गाड़ियों में शहर लाए। ये कैसे हो सकता है? असमत खातून ने सदरान से बात की होगी वो कायल हो गए होंगे। जवाबन सुल्तान कहते हैं हमारे पास मौजूद सबूत इस बात की निशानदेही करते हैं कि उन्होंने ये किया है। अब वक्त आ गया है कि उन्हें सजा दी जाए। आपने हमें सिर्फ एक चीज से तकलीफ नहीं पहुंचाई, आपने अपनी तैयारी की असमत खातून। इसलिए हमें सुल्ताना वहां आती है। उन्हें जख्मी देखकर सुल्तान पूछते हैं मलका क्या आप ठीक हैं? जवाबन सुल्ताना कहती है मैं अपना इलाज कर सकती हूँ। आप सिर्फ हमारी रियासत के जख्मों का इलाज करें। उस औरत की धमकियों को नजरअंदाज करने की वजह से बहुत से लोगों का खून बहाया गया है और हमने बहुत से लोगों को खो दिया। बैरा खातून को कत्ल कर दिया गया। यह सुनकर सबको बहुत दुख होता है। उधर इज्जतुद्दीन और नसरुद्दीन बैरा के मैयत के पास मौजूद होते हैं और नसरुद्दीन कहता है मेरी अजीज अब मैंने जो आंसू बहाए हैं वो इंतकाम में बदल जाएंगे। फिर इज्जतुद्दीन कहता है माँ मेरी माँ जिसने भी आपके साथ ये किया है मैं कसम खाता हूँ कि मैं उसके साथ यही करूंगा। ये कहते साथ ही वो उनका चेहरा ढांप देता है। इसलिए मैं सुल्तान वहां आते हैं और नसरुद्दीन को हौसला देते हुए कहते हैं आपके नुकसान पर अफसोस है। बैरा खातून को तकलीफ देने वाले हाथों ने हमारे खानदान के तमाम अरकान को तकलीफ दी है। हम इसका बदला लेंगे। तो नसरुद्दीन पलटते हुए कहता है ये सब आपकी वजह से हुआ है। अगर आपने असमत खातून को जंगी शुरुआत करने से रोक दिया होता तो आज ये सब ना होता। असमत खातून ने सुलेबियों और कबाइलियों के साथ मंसूबा बनाया और हम पर हमला किया। उसने मेरी खातून को मार डाला। ये सुनकर सुल्तान कहते हैं पुरस्कून हो जाओ। मैंने कहा कि मैं उसे बदला लूंगा जबकि रेहानी पास खड़ा मुस्कुरा रहा होता है। इसलिए मैं अमीर अमादा कर कहते हैं मेरे सुल्तान बादशाह बंधन आया है। ये सुनते साथ ही सुल्तान आगे बढ़ जाते हैं। उधर एक नहर के किनारे सलाहुद्दीन यूबी के साथी उन्हें होश में लाने की कोशिश कर रहे होते हैं। काफी देर की मेहनत और बहुत सी परेशानियां झेलने के बाद आखिरकार सलाहुद्दीन यूबी अपनी आंखें खोल लेते हैं। ये देखकर उनके साथी खुश होते हुए अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं। आंखें खुलते साथ ही सलाहुद्दीन यूबी पूछते हैं शाम में क्या हुआ? मगर किसी के पास कोई जवाब नहीं होता। तो सलाहुद्दीन यूबी एकदम से खड़े हो जाते हैं। एचएस कहते हैं मेरे मलिक जो लोग इतनी ज्यादा फिदायत के शिकार होते हैं वो होश व हवास खो देते हैं। आपने ये कैसे बर्दाश्त किया? जवाबन सलाहुद्दीन यूबी कहते हैं मैं उससे आगाह था। मैं जानता था कि मुझे क्या करना है। मैंने उसी के मुताबिक सांस लिया। अगरचे धुएं ने मुझे बाहर निकाल दिया लेकिन इसने मेरे शऊर को अपनी तरफ तवज्जो नहीं किया। वो दमिश्क पर हमला करने जा रहे थे
क्या उन्होंने उसे रोका? तो एक्सिस कहते हैं हम नहीं जानते शहजादे। ये सुनकर सलाहुद्दीन अय्यूबी कहते हैं वो कबायलियों को हमले के लिए जिम्मेदार ठहराएंगे और जंग छेड़ेंगे, हमें भी जाना चाहिए। इसके साथ ही वो तेजी से आगे बढ़ जाते हैं। उधर जंगी महल में सुल्तान बादशाह बादन की जानिब बढ़ते हुए कहते हैं तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई कि तुम्हारे फौजी मेरे शहर पर हमला करें और फिर तुम यहाँ आओ? तो बादन कहता है मैं यहाँ यही कहने आया हूँ कि ये मेरे फौजियों ने नहीं किया। इस पर सुल्तान कहते हैं तुम्हारे फौजियों और अस्मत खातून के सिपाहियों को किसने भेजा है? बताओ यहाँ किसने भेजा? जवाबन बादशाह बादन कहता है विक्टोरिया, मैंने उसे खबरदार किया था, बताया था, ग्रिगोर भी इसमें शामिल था। मैं उसे उसी तरह सजा दूंगा जिसके वो मुस्तहिक है। मैं वादा करता हूँ। देखे मैं यहाँ अकेला आया हूँ, अगर आप मुझ पर यकीन नहीं करते तो मुझे मार सकते हैं। ये सुनकर सुल्तान कहते हैं अपनी बहन पर काबू रखो और ग्रिगोर को सजा दो, वरना मैं तुम्हारा तख्त और जिंदगी दोनों छीन लूंगा। फिर बादशाह बादन कहता है मैं भी चारों तरफ से खतरे में गिरा हुआ हूँ और मैं जानता हूँ कि आप भी हर तरफ से खतरे में गिरे हैं, हमें एक मजबूत इत्तेफाक करना चाहिए। जवाबन सुल्तान कहते हैं इत्तेफाक? क्या तुम्हें लगता है कि मैं अपने दुश्मनों के साथ इत्तेफाक करूंगा जबकि मेरे पास हल करने के लिए बहुत सारे मसाइल हैं? इस पर बादन कहता है मैं आपको यकीन दिलाने के लिए रिश्तेदारी के साथ अपने इत्तेफाक को मजबूत करना चाहता हूँ। सुल्तान पूछते हैं कैसे? बादन कहता है सलाहुद्दीन और विक्टोरिया की शादी। ये सुनते साथ ही सब हैरान रह जाते हैं। इसलिए मैं नसरुद्दीन वहां आता है और बादन को देखते हुए गुस्से से कहता है तुमने मेरी खातून को मार डाला, मैं तुम्हें जहन्नुम में भेज दूंगा। ये कहते साथ ही वो बादन पर हमला करता है तो सुल्तान उसके वार को रोक देते हैं। इस पर नसरुद्दीन कहता है अगर इन्होंने आपकी खातून को मारा होता तो क्या आप रुकते? जिसे चोट पहुंची है वो मैं हूँ, मैं इसकी जान ले लूंगा जिसने मुझे तकलीफ दी। तो सुल्तान कहते हैं नसरुद्दीन ये शहजादी विक्टोरिया और ग्रिगोर ने किया है, बादशाह बादन इसमें मुलव्वस नहीं था। जाते जाते बादन कहता है सुल्तान नूरुद्दीन मैं तुम्हारी खबर का इंतजार करूंगा। ये कहते साथ ही वो वहां से चला जाता है और नसरुद्दीन कहता है सबसे पहले अस्मत खातून और कबायलियों को इसकी कीमत अदा करनी चाहिए, या तुम खुद जंग का ऐलान करोगे या मैं अपने सिपाहियों को इकट्ठा करके उन सबको अपनी तलवार से मार डालूंगा। जवाबन सुल्तान कहते हैं फौज तैयार रहे, अस्मत खातून के कबीले को वही सजा देंगे जिसके वो मुस्तहिक हैं। ये कहते साथ ही सुल्तान आगे बढ़ जाते हैं और रेहानी बहुत खुश होता है। उधर सलाहुद्दीन अय्यूबी अपने साथियों के साथ दमिश्क की तरफ रवाना होते हैं। नाज़रीन इसके बाद हम अस्कलान में देखते हैं कि विक्टोरिया ग्रिगोर से कहती है मैंने सरदारों की आंखों में चमक देखी जब मैंने उन्हें सोना पेश किया, वो सब जल्दी हमारे पास होंगे और हम उन्हें प्यादों के तौर पर इस्तेमाल करेंगे। ग्रिगोर कहता है दमिश्क का रुख करके हमने उनके दरमियान आग जला दी है शहजादी, मेरे अंदर के इंतकाम की आग ने मुझे पुरस्कून कर दिया है। तो विक्टोरिया कहती है इसलिए तुम्हें शराब के मुस्तहिक हो जो मैंने कई सालों पहले बनाई थी। ये कहते साथ ही वो ग्रिगोर को शराब डालकर देती है और मजीद कहती है आज तुमने दिखा दिया कि तुम कितने ताकतवर जंगजू हो, मैं तुमसे मजीद की तवक्को रखती हूँ। इसके साथ ही वो शराब पीने लग जाते हैं। इसलिए मैं बादशाह बादन सिपाहियों के साथ वहां पहुंचता है और गुस्से से कहता है मैं तुम्हें जीत की शराब नहीं बल्कि जहर पिलाऊंगा। मैं पूछता हूँ कि तुम लोगों ने ऐसा क्यों किया? जवाबन ग्रिगोर कहता है हमने दुश्मन के तख्ते शहर को जन्नत में बदल दिया, असल गद्दारी उन बुज़दिलों की है जो आज तक ऐसा नहीं कर सके। इस पर बादन कहता है ए खबीस मैंने तुम्हें सलाहुद्दीन की तलवार से बचाया और अगर आज मैं नूरुद्दीन जंगी को कायल ना करता तो जश्न वो मना रहे होते ना कि हम। ये सुनकर विक्टोरिया उसकी जानिब बढ़ते हुए कहती है काश तुम हमारे दुश्मनों से भीख मांगने के बजाय लड़ने की कोशिश करते। ये सुनकर बादशाह बादन उसे दबोच लेता है और कहता है तुम एक लफ्ज भी मत बोलना, उस कबीले में जाने के बाद तुमने जो हमाकत की है वो हमें बहुत महंगी पड़ेगी। ये कहते साथ ही वो उसे अपने सिपाहियों की जानिब धकेल देता है और मजीद कहता है इसे फौरन कुछ ले जाओ। ये देखकर ग्रिगोर कहता है कोई भी मेरे पास से किसी को नहीं ले जा सकता, सबको मार दो। ये सुनकर ग्रिगोर के सिपाही जैसे ही आगे बढ़ते हैं तो बादन के सिपाही पल भर में उन सबको काट डालते हैं। बादन भी इस लड़ाई में अपने हाथ साफ करता है। फिर ग्रिगोर से कहता है मैं तुम्हें 2 दिन की मोहलत दे रहा हूँ, यहाँ से निकल कर चले जाओ वरना मैं अपनी फौज के साथ आकर सब कुछ तबाह कर दूंगा और तुम्हारा सर नूरुद्दीन जंगी को पेश करूंगा। ये कहते साथ ही बादशाह बादन शहजादी विक्टोरिया को लेकर चला। अस्मत खातून सदरान के साथ मौजूद होती है। अमीर मंसूर कहता है किसी ने दमिश्क पर हमला किया और इल्जाम हम पर लगाया। अस्मत खातून के पूछने पर वो मजीद कहता है क्योंकि हमला अवरों पर हमारे और सलीबियों के निशानात थे, नूरुद्दीन जंगी ने फौज तैयार की, वो कबीले पर हमला करेंगे। तो अस्मत खातून कहती है क्या जंगी नहीं जानते कि हम मैदान जंग में अपना जवाब देंगे? इस पर अमीर मंसूर कहता है वो मौका ढूंढने की कोशिश में है। जवाब अस्मत खातून कहती है हम पहले ही जंग का ऐलान कर चुके हैं, वो ऐसा क्यों करेंगे? इस पर एक सरदार पूछता है तो फिर हम किस बात का इंतजार कर रहे हैं? वो हमें मारेंगे और क्या तुम हमें उन पर भरोसा रखने की बातें सुनाओगी? उधर सुल्तान के दीवान में शरको कहता है फौज कबीले पर हमला करने के लिए तैयार है मेरे सुल्तान। तो सुल्तान पूछते हैं क्या सलाहुद्दीन की तरफ से कोई खबर है? जवाब अमीर असफहानी कहते हैं मेरे सुल्तान अभी नहीं, हमारे सिपाही ढूंढ रहे हैं। यह सुनकर नसरुद्दीन कहता है फौज तैयार है मेरे सुल्तान, इस मसले को हमारी तलवारें ही हल कर सकती हैं। इस पर सुल्तान जैसे ही आगे बढ़ते हैं तो सलाहुद्दीन अय्यूबी दीवान में दाखिल होते हैं। सलाहुद्दीन अय्यूबी को बिल्कुल सही सलामत देखकर रेहानी और नसरुद्दीन चौंक जाते हैं और रेहानी इसलिए भी हैरान होता है क्योंकि उसने सलाहुद्दीन अय्यूबी को फिदाइयों के हवाले किया था गार में। फिर सलाहुद्दीन अय्यूबी कहते हैं ये जंग नहीं होगी। ये सुनकर सब हैरान रह जाते हैं। उधर हम देखते हैं कि अस्मत खातून सरदार से कहती है मैं उनकी तरफ माइल नहीं हुई, अगर ऐसा होता तो मैं करातेकन से फौज तैयार करने का ना कहती, मैं सिर्फ वजह तलाश करने की कोशिश कर रही हूँ। जवाबन वो सरदार कहता है नूरुद्दीन जंगी का फरेब है ये सब, लगता है कि तुम्हारा दिमाग उसके लिए बरालूद है। ये सुनकर अस्मत खातून कहती है जबान संभाल कर बात करो। जवाबन वो सरदार कहता है मैं तुम्हारे इरादे समझता हूँ, सालों बाद नूरुद्दीन जंगी से मिलने के बाद सिर्फ तुम्हारा दिमाग नहीं बल्कि तुम्हारा दिल भी उसकी तरफ माइल हो चुका है। ये बात हर कोई जानता है कि किसी वक्त तुम नूरुद्दीन जंगी को दिल दे बैठी थी, यकीनन अब उस मोहब्बत की आग जल उठी है। वो सरदार खामोश नहीं होता और मुसलसल बहतानबाजी करता ही चला जाता है। हमने सोचा कि तुम एक अच्छे अखलाकी खातून हो इसलिए तुम्हारी दावत कबूल कर ली, लेकिन तुम हमें अपने और नूरुद्दीन जंगी की उस मोहब्बत की वजह से उनका शिकार बना दोगी। ये सुनकर अस्मत खातून गुस्से से कहती है अपनी औकात में रहो, मर्द किसी औरत के निजी मामलों पर बात नहीं करते। जवाबन सरदार कहता है हमारी रहनुमाई करने वाले ऐसे नहीं होने चाहिए, या तो तुम वही करो जो इस ओहदे के लायक हो और या इस तख्त से उतर जाओ और जाकर नूरुद्दीन जंगी के साथ रहो। सरदार के सामने वो शख्स अस्मत खातून पर गंदगी के अल्फाज निकालता ही चला जाता है। तो अस्मत खातून उसके पास जाकर कहती है तुम्हारे मुंह से जहर निकलता है लेकिन मैं तुम्हें अपनी इज्जत पर भोंकने नहीं दूंगी। ये कहते साथ ही अस्मत खातून सरदार का गला काट डालती है। ये मंजर देखकर बाकी सरदार भी हक्के बक्के रह जाते हैं और अस्मत खातून कहती है और जब ऐसे कुत्ते की मौत आती है तो वो इसे जिंदा नहीं रहने देती। इसके साथ वो तख्त के सामने जा खड़ी होती है और मजीद कहती है मैंने अपनी तलवार म्यान से जंग के लिए निकाल ली है और मैं अपना बदला लेने से पहले इसे दोबारा म्यान में नहीं रखूंगी। अब या तो हमारी बात पर भरोसा करेंगे या हमारे खिलाफ लड़ने को तैयार हो जाए। ये सुनते साथ ही सरदार सीनों पर हाथ रखकर अदाब जलाते हैं। दूसरी तरफ सुल्तान के दीवान में नसरुद्दीन कहता है जिन चीजों को सलाहुद्दीन दलील कहते हैं वो महज एक झूठ है। जवाबन सलाहुद्दीन ये भी कहते हैं वो बातें जो मैंने पहाड़ों के सरबराह और उसके साथ वाले आदमियों से सुनी वो दलील नहीं तो और क्या है? क्या उन्होंने सरदार को कत्ल नहीं किया? उन्होंने हमारे और कबाइल के दरमियान जंग कराने के लिए उन सरदारों को मारा था। उसके बाद यकीनी तौर पर जंग को भड़काने के लिए दमिश्क पर हमला किया गया है। तो रेहानी कहता है हशाशीन की सबसे बड़ी ताकत हमारे हमले का खौफ है, हम नहीं जानते कि उन्होंने इस हमले की जिम्मेदारी कबूल की है या नहीं। तो मेरे असफहानी कहते हैं फिर हमला अवरों ने सुलेबियों और कबाइल जैसा लिबास क्यों पहन रखा था? तो नसरुद्दीन कहता है सब कुछ वाज़ेह है, सुलेबियों और कबाइल ने मिलकर कत्लेआम किया बशमूल मेरी खातून के। हमारे सुल्तान ने कहा है कि ग्रिगोर को जाकर सजा देनी चाहिए और हम जाकर उस अस्मत खातून से बदला लेंगे। दीवान में शोर मचता हुआ देखकर सुल्तान सबको खामोश करवा देते हैं और कहते हैं सलाहुद्दीन ने जो कुछ कहा है वो वाज़ेह है, खुशकिस्मती से इसने हमें आगाह किया इससे पहले कि हम उनके साथ जंग लड़ते, वरना हम इस नाइंसाफी की कीमत अदा नहीं कर पाते। हमारा हदफ हशाशीन है, उन्होंने जो खून बहाया है उसका बदला वो अदा करेंगे। बहरा खातून का बदला लिया जाएगा। अपने गुस्से को अकल पर हावी ना होने दो नसरुद्दीन, जब सबूत वाज़ेह हैं तो तुम ऐसा कुछ ना करो जिससे तुम्हारी जान खतरे में पड़ जाए। मगर नसरुद्दीन के इरादे साफ जाहिर हो रहे होते हैं। उधर कुछ शहर में बादशाह बादन विक्टोरिया को लाकर फेंक देता है। तो विक्टोरिया कहती है रुको मुझे जाने दो, दुश्मनों के खिलाफ भी ऐसा गुस्सा दिखाओ। जवाबन बादशाह बादन कहता है तुम्हारी वजह से मेरे पास कोई और रास्ता नहीं बचा, तुमने मुझे नूरुद्दीन जंगी के साथ इत्तेहाद करने पर मजबूर किया, इस इत्तेहाद की अदायगी तुम करोगी तुम। विक्टोरिया पूछती है क्या मतलब? बादशाह बादन कहता है तुम्हारी सलाहुद्दीन से शादी होगी। ये सुनकर विक्टोरिया हैरान परेशान होते हुए कहती है नहीं नहीं हरगिज़ नहीं, तुम मुझे डराने की कोशिश कर रहे हो। इस पर बादशाह बादन कहता है तुम जल्दी देखोगी कि ये सच है। विक्टोरिया चिल्लाते हुए कहती है तुम मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकते, मैं कभी ऐसा नहीं करूंगी, तुम मुझसे जबरदस्ती शादी नहीं करवा सकते।
ये कहते साथ ही वो चीजें उठा कर बादशाह बादन को मारती है। जॉबन बादन कहता है मैंने मुआदा किया है, अनकरीब तुम सलाउद्दीन की बीवी बनोगी। इसके साथ ही विक्टोरिया खंजर निकालकर उसकी जानिब बढ़ते हुए कहती है फिर मैं तुम्हें मार डालूंगी। ये कहते साथ ही वो बादशाह बादन पर हमला होती है, मगर बादशाह बादन उसका वार रोक लेता है। विक्टोरिया चिल्लाते हुए कहती है हमारे साथ जो कुछ हुआ है वो तुम्हारी लानती सियासत की वजह से हुआ है। इसके साथ ही बादशाह बादन उसे फिर से जमीन पर फेंक देता है। तो विक्टोरिया कहती है मैं तुम्हारे इस खेल में कठपुतली नहीं बनूंगी, मैं सलाउद्दीन से कभी भी शादी नहीं करूंगी। ये सुनकर बादशाह बादन कहता है ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है, मजबूरन मुझे ऐसा करना पड़ा है और कोई रास्ता नहीं है, तुम सलाउद्दीन से शादी करोगी। फिर बादशाह बादन कमांडर से कहता है इसे ले जाकर मंसूरी में बंद कर दो, सलाउद्दीन से शादी करने तक ये वहां बंद रहेगी। इधर सलाउद्दीन यूबी सुल्तान से कह रहे हैं मैं उन सबूतों का पीछा करूंगा जो उस जंग को खत्म कर देगा। मेरा हदफ वो शख्स है जो पहाड़ों में उस सरबराह के साथ खड़ा था, उसे पकड़ने के बाद सब कुछ जाहिर हो जाएगा। तो सुल्तान पूछते हैं वही क्यों? जवाबन सलाउद्दीन यूबी कहते हैं वही उसके सबसे ज्यादा करीब है और मुझे यही शक है कि रियासत का वो गद्दार है। सुल्तान नाम पूछते हैं तो सलाउद्दीन यूबी कहते हैं कोई नाम नहीं है जो मैं आपको बता सकूं, लेकिन बड़ा इम्कान है कि ये शक हकीकत में बदल जाए। मैं एक चाल चलूंगा उस गद्दार के साथ और वो शख्स जिसे वो पहाड़ों का आका कहते हैं उसे भी ढूंढ लूंगा। जवाबन सुल्तान कहते हैं सलाउद्दीन कल तक इस मसले का हल निकालो वरना मजबूरन हमें के भाई के साथ टकराना पड़ेगा। उधर रेहानी तेजी से अपने कमरे में दाखिल होता है जबकि नसरुद्दीन भी शदीद गुस्से में उसके पीछे पीछे कमरे में दाखिल होकर दरवाजा बंद कर देता है। फिर उसकी जानिब बढ़ते हुए कहता है तुमने मेरी खातून को मार डाला। ये कहते साथ ही उसे दबोच लेता है। तो रेहानी उसे कहता है रुक जाओ मलिक हज़रत रुक जाओ, मगर मलिक नसरुद्दीन नहीं रुकता और खंजर से तानते हुए कहता है सलाउद्दीन ने मुझे एक एक करके सब कुछ बता दिया है, मैं तुम्हें मार डालूंगा मार डालूंगा। तो रेहानी उसका बाजू पकड़ते हुए कहता है सलाउद्दीन ने जो कुछ कहा सच नहीं है, ये सुल्तान नूरुद्दीन का खेल है। नसरुद्दीन पूछता है सुल्तान नूरुद्दीन ऐसा क्यों करेगा क्यों? जवाबन रेहानी कहता है क्योंकि वो अस्मत खातून से मोहब्बत करता है, ये तो आप भी जानते हैं और वो ये सब अस्मत खातून को बचाने की खातिर कर रहा है। क्या तुम ये चाल नहीं देख रहे? उन्होंने तुम्हारे खिलाफ मंसूबा बनाया है। अस्मत खातून ने बहरा खातून को कत्ल किया, तुम चाहो तो अब मुझे मार सकते हो लेकिन बहरा खातून को कब्र में तकलीफ होगी जब तक उसके कातिल कब्र में आजाद घूम रहे हैं। इस पर नसरुद्दीन पुरस्कून होते हुए कहता है नूरुद्दीन अगर तुम अपनी महबूबा को बचा रहे हो तो मैं अपनी बीवी का इंतकाम खुद लूंगा। अपने सारे सिपाहियों को जमा करो, मैं कल कबीले पर हमला करूंगा, सबको मार डालूंगा बशमूल अस्मत खातून के। ये कहते साथ ही नसरुद्दीन कमरे से निकल जाता है और रेहानी बहुत खुश होता है। उधर सलाउद्दीन यूबी सीढ़ियों से उतर रहे होते हैं, इसलिए इज्जतुद्दीन वहां पहुंचकर उन्हें एक जोरदार मुक्का रसीद करता है और चिल्लाते हुए कहता है मेरी मां को कत्ल करने वाले कबाइल हैं, तुमने हशशीन पर इल्जाम लगाकर उलझन पैदा कर दी, हम अपना बदला कबाइलियों से लेंगे। जवाबन सलाउद्दीन यूबी कहते हैं मैं तुम्हारा गुस्सा बर्दाश्त कर रहा हूं क्योंकि तुम तकलीफ में हो, लेकिन अपनी नाक उन चीजों में मत डालो जो तुम नहीं जानते। इस पर इज्जतुद्दीन कहता है क्या तुम सब कुछ जानते हो? हाँ। ये कहते साथ ही वो सलाउद्दीन यूबी पर हमला करता है मगर सलाउद्दीन यूबी इस बार उसका बाजू पकड़ लेते हैं और कहते हैं बस बहुत हुआ, मैं वो चीजें जानता हूं जो तुम सोच भी नहीं सकते। ये कहते साथ ही उसे थप्पड़ मारकर पीछे फेंक देते हैं। वहां से गुजरने वाला नसरुद्दीन ये मंजर देखकर कहता है ये क्या हो रहा है, तुम मेरे बेटे को कैसे मार सकते हो? क्या तुम्हें हमारी तकलीफ नजर नहीं आती? जवाबन सलाउद्दीन यूबी कहते हैं कि आपका बेटा जिसने बेइज्जती की, दुआ करें कि तुम लोग तकलीफ में हो वरना हालत इससे बदतर होती। जवाबन इज्जतुद्दीन कहता है हम जानते हैं कि हमें इंतकाम किससे लेना है, अगर तुम इसे रोकने की कोशिश करोगे। ये सुनकर सलाउद्दीन यूबी उसकी बात काटते हुए कहते हैं ऐसा मत करो वरना मैं इस बात में माफ नहीं करूंगा, अगर मेरी तलवार म्यान से निकल जाए तो खून बहाए बगैर म्यान में नहीं जाती। ये कहते साथ ही सलाउद्दीन यूबी आगे बढ़ जाते हैं। उधर सन्नान के सामने उसके सिपाही घुटने के बल बैठे होते हैं जिनकी हिफाजत से सलाउद्दीन यूबी भाग गए थे। सन्नान उनसे कहता है तुम लोग जन्नत के हकदार नहीं हो। ये कहते साथ ही वो तलवार बेनियाम कर लेता है, फिर बारी बारी उन सबको मार डालता है। सन्नान के फिर से तख्त पर बैठने के बाद रेहानी कहता है सलाउद्दीन को खोने के बाद हर चीज हाथ से निकल गई, उसने दलाइल सामने रखकर जंग रोक दी। मैंने नसरुद्दीन को अस्मत खातून पर हमला करने के लिए राजी किया, ताहम सलाउद्दीन नहीं रुकने वाला, इसके अलावा उसे मुझ पर शक है। जब उसने मुझे दारुल शिफा में देखा तो मशकूक होकर देख रहा था, उसने दीवान में कहा कि पहाड़ों के सरबराह के साथ कोई और भी है और यकीनन उसका शक मुझ पर जाता है। जवाबन सन्नान कहता है हमने सलाउद्दीन को बहुत कमजोर समझा था, अब हमारी बारी है। ये कहते साथ ही वो सोच में पड़ जाता है। नाज़रीन इसके बाद हम देखते हैं कि उर्फा सलाउद्दीन यूबी से पूछ रहे हैं आपने सुल्तान को ये क्यों नहीं बताया कि आपको रेहानी पर शक है? तो सलाउद्दीन यूबी कहते हैं मेरा शक मजबूत है लेकिन मैं सबूत के बिना कुछ नहीं कह सकता क्योंकि वो रियासत का अमीर है। इस पर अजीज कहते हैं अगर आप कहते तो शायद सुल्तान रेहानी के खिलाफ मंसूबा तैयार करते। तो सलाउद्दीन यूबी कहते हैं इस तरह और भी बुरा होता, रेहानी होशियार होकर हरकत करता, हमें उसे पकड़े बगैर उसे बेनकाब करने की जरूरत है, वो हमें पहाड़ों के सरबराह के पास ले जाएगा और फिर हम दोनों को पकड़ लेंगे, कल सब कुछ आश्कार हो जाएगा। नाज़रीन इसके बाद हम देखते हैं कि नसरुद्दीन तुरान शाह से जा मिलता है और उसे वर्गलाते हुए कहता है तुम अस्मत खातून और कबाइली लोगों के खिलाफ इंतकाम की जंग का ऐलान करोगे तुरान शाह, मुझे इस जंग के लिए तुम्हारे जैसे बहादुर मर्दों की जरूरत है, अब से तुम मेरे सबसे वफादार सिपाही होगे। तो तुरान शाह कहता है लेकिन हमारे सुल्तान ने सबको हुक्म दिया है कि तुरान शाह को कोई फर्ज ना सौंपा जाए। नसरुद्दीन कहता है लेकिन मैंने तुम्हें फर्ज सौंपा है, इस पर कोई सवाल नहीं उठा सकता, खास तौर पर सुल्तान तो बिल्कुल नहीं, मैं खून का बदला खून से लूंगा। कल तुम जब अस्मत खातून के कबीले पर हमला करोगे तो मेरा इंतकाम पूरा होगा। उधर रेहानी जैसे ही अपने कमरे में दाखिल होकर बैठता है उसे मेज पर एक खंजर नजर आता है। खंजर को देखते साथ ही रेहानी खुश होते हुए कहता है अफंदी। ये कहते साथ ही वो खंजर को जाकर उठा लेता है और बहुत सुल्तान अमीर रेहानी से पूछते हैं सलाउद्दीन की तरफ से कोई खबर? जवाबन अमीर रेहानी कहते हैं सुल्तान अभी तक कोई खबर नहीं मिली, हमने अपने जासूसों को उनके आसपास भेजा हुआ है, जैसे ही कोई खबर आएगी जासूस लेकर आएंगे। इसलिए मैं शेर को वहां पे आकर कहते हैं मेरे सुल्तान मलिक नसरुद्दीन के पीछे जो जासूस भेजे थे उनकी तरफ से खबर मिली है, वो सिपाहियों के साथ बोरो कबीले की तरफ जा रहे हैं। ये सुनकर सुल्तान को बहुत गुस्सा आता है और वो कहते हैं वो कबीले पर हमला करेगा, जल्दी करो चलो चलो नसरुद्दीन। ये कहते साथ ही सुल्तान दीवान से चल पड़ते हैं। उधर बोरो कबीले के सिपाही जंगल में एक जगह खड़े होते हैं, इसलिए मैं उन पर तीर बरसने लग जाते हैं। तीरों के बाद तुरान शाह सिपाहियों के साथ उन पर टूट पड़ता है, जल्दी बोरो कबीले के सिपाही मारे जाते हैं और नसरुद्दीन सामने आता है। नसरुद्दीन को देखकर तुरान शाह कहता है हमने कबीले के आसपास के तमाम सिपाहियों को मार डाला है मलिक हसन। नसरुद्दीन पूछता है इज्जतुद्दीन कहां है? दिखाई नहीं दे रहा। जवाबन तुरान शाह कहता है हम उसे कहीं भी नहीं ढूंढ सके। तो नसरुद्दीन कहता है आप कबीले पर हमले का वक्त आ गया है, किसी को भी जिंदा मत छोड़ना, हर किसी को अपनी तलवार का निशाना बनाना, अस्मत खातून को मुझ पर छोड़ दो, उसे मैं खुद कत्ल करूंगा। ये कहते साथ ही वो सब आगे बढ़ जाते हैं। इधर मेरे रेहानी जैसे ही महल छोड़ता है तो सिपाही से आकर कहता है अमीर हजरत अगर आप चाहते हैं तो हम आपके साथ चलते हैं। जवाबन रेहानी कहता है इसकी कोई जरूरत नहीं, मैं अकेला जाऊंगा। ये कहते साथ ही वो इधर उधर देखते हुए आगे बढ़ जाता है। उसे देखते हुए सलाउद्दीन यूबी अपने साथियों से कहते हैं शिकार ने अपना घोंसला छोड़ दिया है, अब वक्त आ गया है कि तुम्हें बेनकाब किया जाए अमीर रेहानी। इसके साथ ही वो उसके ताकुब में निकल पड़ते हैं। उधर बोरो कबीले में अस्मत खातून अपने भाई और बहन के साथ आगे बढ़ते हुए कहती है जंगियों का हम पर हमला ना करना, इसका मतलब है कि उन्हें ऐसे निशानात मिल गए हैं जो इस बात की तायद करते हैं कि हमने दमिश्क पर हमला नहीं किया। तो उनकी बहन कहती है मैं शर्त लगाती हूं कि वो यहाँ इसलिए नहीं है क्योंकि वो हमसे डरते हैं बहन। ये सुनकर करातेगन कहता है खौफ किसी को फायदा नहीं देता, हमारे भाई का इंतकाम अभी बाकी है, हम उस वक्त तक लड़ेंगे जब तक हम उसे नहीं ले लेते, वो बच नहीं सकते। इसके साथ वो सिपाहियों के सामने जा खड़े होते हैं और अस्मत खातून सिपाहियों से कहती है बहादुर ये जंग करने का वक्त है, हमारे सरदार का इंतकाम लिया जाएगा, फतह हमारी हो। सब लोग एक जान होकर उनकी हिमायत करते हैं। इसलिए मैं नसरुद्दीन तलवार लहराते हुए कबीले में दाखिल होता है। उसे देखते हुए अमीर मंसूर कहता है ये तो मलिक नसरुद्दीन है। तो अस्मत खातून से पूछती है तुम यहाँ क्यों आए हो? जवाबन नसरुद्दीन कहता है मैं अपने इंतकाम लेने आया हूँ। इसके साथ ही बोरो कबीले के सिपाहियों पर तीर बरसने लगते हैं और फिर बड़ी तादाद में नसरुद्दीन के सिपाही कबीले की जानिब बढ़ते हैं। उन्हें देखकर करातेगन चिल्लाते हुए कहता है हमला हो गया है बहादुर, टूट पड़ो, जंग के रूहों को आवाज दो। इसके साथ ही पूरा बोरो कबीला मैदान जंग बन जाता है। मुसलमान मुसलमानों से टकरा जाते हैं और खुद ही अपना नुकसान कर रहे होते हैं। करातेगन की तलवार मुसलसल जंगी सिपाहियों को काट रही होती है। तुरान शाह भी भाइयों का खून बहा रहा होता है। ये मंजर देखकर अमीर मंसूर अपने लोगों की जानिब भागते हुए कहता है गात लगाकर हमला, गात लगाकर हमला, हर कोई अपनी तलवार पकड़ लो। मगर सुरैया खातून तलवार नहीं निकालती। ये देखकर अमीर मंसूर कहता है अपनी तलवार ले लो। जवाबन सुरैया खातून कहती है ये भाइयों का खून है, मैं अपनी तलवार को अपने भाइयों के खून से नहीं रंगने वाली, ऐसा ना करें बाबा। जवाबन अस्मा कहती है उन जंगियों के साथ तुम्हारे भाई का खून है और तुम पीछे हट रही हो, शर्म करो। और सुरैया खातून वही खड़ी रहती है। उधर रेहानी आगे पीछे दाएं बाएं देखता हुआ आगे
आगे बढ़ता ही चला जाता है, जबकि सलाहुद्दीन अय्यूबी और उनके साथी कुछ फासले से उसका ताकुब कर रहे होते हैं। बोरो कबीले में दोनों तरफ से मुसलमानों की लाशें गिरते ही चली जाती हैं और नसरुद्दीन चिल्लाते हुए कहता है, किसी को जिंदा मत छोड़ना, इंतकाम के लिए मार डालो। ये कहते साथ ही वो एक ही हल्ले में बहुत सारे लोगों को मार डालता है। इसलिए एक सिपाही आकर उसे कहता है, अमीर हजरत। इसके बाद वो नसरुद्दीन के कान में क्या कहता है हमें नहीं मालूम, लेकिन ऐसा लगता है कि यह खबर नसरुद्दीन के लिए काफी परेशान कुन है और उसके चेहरे पर मायूसी छा जाती है। उधर करातेगन और तुरान शाह आमने सामने आ जाते हैं और तुरान शाह कहता है, तो तुम हो वो मशहूर करातेगन? हाँ, मैंने समझा कि शायद तुम मजबूत कलाई वाले सिपाही होगे, मगर तुम तो नरम कलाई वाले निकले। तो करातेगन कहता है, मैं अपनी शोहरत वाले अल्फाज नहीं बोलता, बल्कि अपनी तलवार से बताता हूँ। मुझे पहले तुम्हारा सर लेने दो, फिर देख लेना। इसके साथ ही वो दोनों एक दूसरे पर हमलावर होते हैं और दोनों के दरमियान लड़ाई शुरू हो जाती है। उधर अमीर मंसूर भी अपने सिपाहियों के साथ मैदान जंग में कूद पड़ता है। इस जंग में अस्मत खातून भी बाकमाल अंदाज में लड़ती है, मगर अफसोस के उन्हें अपने ही लोगों को मारना पड़ता है। अस्मत खातून एक साथ कई सिपाहियों को पिछाड़ते हुए कहती है, सबको मार दो, किसी को जिंदा मत छोड़ना। अस्मत खातून की बहन भी इस लड़ाई में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेती है, मगर नाज़रीन देखते हैं कि नसरुद्दीन बिल्कुल गायब हो जाता है और वो कहीं भी दिखाई नहीं दे रहा होता। अमीर मंसूर और अस्मा भी मुसलसल जंगी सिपाहियों का खून बहा रहे होते हैं। इस जंग में अगर कोई नहीं पड़ता तो वो सुरैया खातून है। उधर करातेगन तुरान शाह की तलवार गिराकर अपनी तलवार उसके गले पर तान लेता है और कहता है, तुम जलोगे करातेगन की सुर्ख जहन्नुम में। उसके ये कहते साथ ही जब उसकी तलवार और अस्मत खातून की तलवार फिजा में होती है तो अस्मत खातून की तलवार के साथ एक तीर आ टकराता है। सब वहीं के वहीं रुक जाते हैं और जब देखते हैं तो तीर मारने वाले सुल्तान नूरुद्दीन जंगी होते हैं, जो बुलंद आवाज से कहते हैं, अगर किसी ने भी हरकत की तो मेरे तीर का निशान उसका सर होगा। नाज़रीन उधर हम देखते हैं कि अमीर रेहानी खुफिया रास्तों से होता हुआ आगे बढ़ता ही चला जाता है और सलाहुद्दीन अय्यूबी अपने साथियों के साथ उसका ताकुब जारी रखे हुए होते हैं। एक तवील सफर करने के बाद अमीर रेहानी दाएं बाएं देखता हुआ एक घर में घुस जाता है। उसे घर में जाता हुआ देखकर सलाहुद्दीन अय्यूबी कहते हैं, लगता है कि शहर में इसका ठिकाना इस घर में है, मुमकिन तौर पर वो सरबराह भी आएगा और फायद से आप लोग यहीं रुकें और होशियार रहें। पारस इब्राहिम आप मेरे साथ हैं। ये कहते साथ ही सलाहुद्दीन अय्यूबी पारस और इब्राहिम को लेकर उस घर में दाखिल हो जाते हैं, मगर नाज़रीन हम देखते हैं कि अमीर रेहानी दूसरी तरफ से बाहर जाकर निकलता है और छुपकर उस घर की तरफ देखने लग जाता है। इसके साथ ही हम उस मंजर को देखते हैं जब कार में सन्नान ने उसे कहा था, अगर सलाहुद्दीन को तुम पर शक है तो वो तुम्हारे लिए जाल बिछाएगा, तुम इस तरह जाहिर करना जैसे तुम उसके जाल में फंस गए, उसे अपने पीछे आने देना, वो मेरे जाल में फंस जाएगा। इस ख्याल के बाद रेहानी हंसते हुए कहता है, सलाहुद्दीन यही तुम्हारा इख्तिताम है। उधर सलाहुद्दीन अय्यूबी पारस और इब्राहिम के साथ बहुत मोहतात अंदाज में आगे बढ़ रहे हैं। पारस और इब्राहिम आगे बढ़कर एक दरवाजा खोलते हैं तो वहाँ कोई नहीं होता। दूसरा दरवाजा खोलने पर वो देखते हैं कि एक शख्स ने मुकम्मल तौर पर खुद को ढांपा होता है और वो नशिस्त पर विराजमान होता है। उसे देखकर सलाहुद्दीन अय्यूबी कहते हैं, अब तुम मेरे पंजों में फंस गए, वो काम जो तुमने किए हैं उन्हें मजीद नहीं छुपा सकते, अपना सर ऊपर करो। कोई जवाब न मिलने पर सलाहुद्दीन अय्यूबी आगे बढ़ते हैं और जब उसका चेहरा ऊपर करते हैं तो वो इज्जतुद्दीन की लाश होती है जिसका गला कटा होता है। ये देखकर सलाहुद्दीन अय्यूबी को एक जोरदार दचका लगता है और वो बहुत ज्यादा परेशान दिखाई देते हैं। उधर तुरान शाह को मुश्किल में देखकर शेर को खुद को रोक नहीं पाता और घोड़े से उतरने के बाद तलवार लेकर आगे बढ़ता है। सुल्तान चिल्लाते हुए पूछते हैं, वो नसरुद्दीन कहाँ है? जवाबन करातेगन कहता है, वो भाग गया, तुम्हारा वो बुज़दिल और बदतमीज भाई हमेशा की तरह भाग निकला। जबकि उधर नसरुद्दीन उस जगह पहुंच जाता है जहाँ पे इज्जतुद्दीन की लाश होती है और सलाहुद्दीन अय्यूबी और उनके साथियों के हाथों में तलवारें। ये मंजर देखकर नसरुद्दीन की आंखें खुली की खुली रह जाती हैं और वो मेरे बेटे पुकारता हुआ इज्जतुद्दीन के पास आता है। अमीर अय्यूबी उसके साथ होते हैं। नसरुद्दीन रोते हुए सलाहुद्दीन अय्यूबी की जानिब देखता है और सलाहुद्दीन अय्यूबी बेबसी की तस्वीर बने होते हैं। उधर शेर को करातेगन से कहता है, तुरान शाह को जाने दो। जवाबन करातेगन कहता है, क्यों, क्या तुम इसके बजाय अपना सर दोगे? हाँ शेर को, मैं इस बदमाश को क्यों जाने दूं जिसने हमारा खून बहाया है? इस पर सुल्तान कहते हैं, मैंने जंग को रोक दिया है, इसे छोड़ दो। तो अस्मा खातून कहती है, ये जंग सिर्फ अब आपके अल्फाज से नहीं रुकेगी, आपने कहा कि आप खूनी भाइयों की जंग के खिलाफ है, मगर आपने अपने भाई को यहाँ भेजा। ये सुनकर सुल्तान चिल्लाते हुए कहते हैं, नसरुद्दीन ने मेरे हुक्म की नाफरमानी की है, लिहाजा मैं उसे कुचल दूंगा और तुम लोग भी अब इस जंग की जिद छोड़ दो। ये सुनकर अस्मा खातून कहती है, क्या आपके लिए ये काफी नहीं था कि आपने हमारे सरदार को मार डाला और अब आप हमारे कबीले में खून बहाने आ गए? इससे वापसी का कोई रास्ता नहीं। तो सुल्तान कहते हैं, मैं ये आखिरी मौका दे रहा हूँ, अगर तुम लोग इस जंग से बाज नहीं आते तो मैं अपनी तलवार निकालूंगा। ये सुनकर अस्मा खातून भी तलवार उठाते हुए कहती है, आगे बढ़े और तलवारें निकालें। जवाबन सुल्तान भी तलवार बेनियाम कर लेते हैं और दोनों तरफ के लोग जैसे ही एक दूसरे से टकराने लगते हैं वहाँ पे नए रूप में पहुंचने वाला सन्नान कहता है, रुके। ये सुनकर सब लोग रुक जाते हैं और सन्नान उन सबके दरमियान आ पहुंचता है। फिर सुल्तान से कहता है, आप उसकी तलाश में थे जो इस जंग को रोक सके सुल्तान नूरुद्दीन, मैं यहाँ इस जंग को रोकने आया हूँ। उधर नसरुद्दीन रोते रोते उठ जाता है और कहता है, मेरा बेटा, तुमने मेरे बेटे को मार डाला, मैं तुम्हें भी मार डालूंगा। ये कहते साथ ही वो तलवार निकाल लेता है। उसकी देखा देखी सब लोग होशियार हो जाते हैं और सलाहुद्दीन अय्यूबी उसकी जानिब